अश्विनी नक्षत्र दूसरों का इलाज करने में तो बहुत तेजी है, पर अपना इलाज करने में ढीले धीरे पड़ जाते हैं। भरणी नक्षत्र भीतर आग, भीतर ज्वालामुखी और बाहर से शक्ति संपन्न, अपमान व अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। कृतिका नक्षत्र आग उगलती हुई वाणी। रोहिणी नक्षत्र चुंबकीय आकर्षण, जहां देखें ध्यान खींच लें। मृगशिरा चुभती वाणी पर खोजी अनुसंधान करता, जवाब मिल जाए तो नया प्रश्न तैयार है। आर्द्रा जीवन में अचानक नए तूफान आते हैं, परंतु तूफान के बाद परिवर्तन हो जाता है। पुनर्वसु गिरना और फिर संभल जाना, बसना और फिर उजड़ जाना। बहुत देर बाद पता चलता है कि जो बाहर ढूंढ रहे थे उसकी शक्ति तो मेरे भीतर थी। पुष्य पोषण करता, सबके पालन करने वाले, जीवन में धैर्य और धीरज तुम्हारा विशेष गुण है। आश्लेषा गंडमूल का ये विशिष्ट नक्षत्र मौन साधक, चिंतक, शब्दों से नहीं मौन से बांध लेते हैं। आज हर राशि वाले को पता चलेगा कि मेरा नक्षत्र क्या है। उसे ये तो पता मेष राशि है, पर मैं कहता हूं अब थोड़ा नक्षत्र देख लो। नक्षत्र से हमें उसका स्वभाव, हमें उसके पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के आयोजन। मेरा जन्म मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में हुआ, हाँ। भगवान कृष्ण का भी रोहिणी में है मान लीजिए, हाँ। तो इससे मुझे पता चलेगा कि ये 9 पेन ड्राइव है हमारे पास। नक्षत्रों के पास सब कुछ है और कोई पेन ड्राइव खराब नहीं है। भविष्य कौन बताएगा फिर? यही भविष्य भी बताती है पेन ड्राइव, या खाली पिछले जन्म का बताती है? कुछ नक्षत्र होते हैं जिससे मिलने पर संपत्ति बढ़ती है। 3, 5, 7 टेंशन देंगे आप। इनके साथ तो पार्टनरशिप मत करो, इनके साथ तो दुकानदारी मत करो। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर उसके बाद से ऐसा बिगाड़ हुआ कि अभी तक कुछ ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाए? त्रिक भाव में अगर ये शकट योग पड़ जाए तो ये बहुत वैरी हो जाता है। ममता बनर्जी की पत्री में भी तो शकट योग है। जिसका सितारा अस्त हो गया उसका भाग्य भी अस्त हो गया। वो अब सत्ता से जा रही है, अस्त हो गया। शक्ति थी तो क्या मैं विनम्र था? ज्ञान था तो मैं अहंकारी तो नहीं था? देखिए राम और रावण में तो इतना ही अंतर है, तपस्या में, ज्ञान में, कर्मकांड में, पौरुष शक्ति में, धर्म में रावण राम से कहीं कम नहीं था। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि कैसे संभव है कि आप राशि के आधार पर भविष्य बता दें। इस लिहाज से तो पूरे विश्व में मात्र 12 तरह के ही लोग होंगे। तुम्हारी राशि तो 12 है, पर प्रभाव 27 नक्षत्रों के तुम लिए हुए हो। यम है हम, दंड देने में कुशल हैं हम, नहीं है भावनात्मक संबंध, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार। आज हम नक्षत्रों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरी तरह कि आज का ये पॉडकास्ट देख के सिर्फ हमारा नक्षत्र कौन सा है उससे ही भविष्य कैसा होगा ये मेरे व्यूअर समझ जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। हमने हमेशा गुरुजी ये सुना है कि राम जी का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ। हम ये जानते हैं कि कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। अब किसी को ये नहीं पता है कि कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि में अगर हुआ तो वो लग्न उनकी कौन सी थी, शुक्र कहाँ बैठा था, राहु केतु कहाँ बैठे थे, ये कोई नहीं जानता। तो मतलब ये तो समझ आता है कि पुराने जमाने में भी शायद नक्षत्रों के आधार पर ही भविष्य बताया जाता था और हम नक्षत्र अपना भूल जाते हैं जन्म के ठीक बाद ही। राशि हमें याद रहती है, लग्न हमें याद रहती है, राहु केतु और शनि याद रहते हैं गुरुजी, नक्षत्र हम भूल जाते हैं। तो हम नक्षत्रों पर एक एक करके चर्चा करें। उसके पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि नवतारा नक्षत्र विधि, जिसके बारे में सुना तो बहुत है हमने लेकिन हम जानते नहीं है, वो क्या है? इसमें अशुभ और शुभ भी होता है क्या? सबसे पहले तो मैं आपके SKT
इस चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके योगक्षेम की भगवान से कामना करता हूं। पर शालिनी, तुमने ये बड़े अद्भुत प्रश्न पूछे हैं और ये बहुत सारे प्रश्न हैं और इसमें कोई शक नहीं कि नक्षत्र ज्योतिष मुख्य आधार है। राशि और नक्षत्र जब हम गुण मिलान भी करते हैं तो उसमें 8 गुण मिलाते हैं, तो उसमें 4 गुण तो नक्षत्रों पर आधारित हैं और 4 गुण जो होते हैं राशियों पर आधारित होते हैं। तो ये सही है कि ये जो नक्षत्र हैं हमारे 27 नक्षत्र, यूं तो 28वां नक्षत्र अभिजित भी है, राम जी का जन्म जिस अभिजित नक्षत्र में आपने कहा, तो लेकिन हम जब गणना करते हैं तो 27 नक्षत्रों की बात प्रचलित ये ज़्यादा होते हैं और ये सही है कि नक्षत्र हमारे लिए शुभ हैं या अशुभ हैं। दरअसल कोई भी नक्षत्र अशुभ नहीं है, नक्षत्र तो एक विलास है। इस ब्रह्मांड के अंदर ये 27 विला हैं और कहते भी है ना, यो ना क्षयति इति नक्षत्र, जिसका नाश ना हो उसे नक्षत्र कहते हैं। अब ये जो 27 नक्षत्र हैं, इन 27 नक्षत्रों के अगर हम 3 विभाग कर लें तो एक विभाग में 9, दूसरे विभाग में फिर 9 और फिर 9, तो 9 दूनी 18 और 9 दिया 27 नक्षत्र हो गई है। अब इन 27 नक्षत्रों में जो प्रथम विभाग है और जो दूसरा विभाग है, इसका आदि और अंत जो नक्षत्र है इसे गंडमूल कहते हैं। यानी पहला और जो 9वां नक्षत्र होगा ये गंडमूल का होगा, 10वां और 19वां नक्षत्र दूसरे विभाग का जो होगा ये भी गंडमूल होगा, और ऐसे ही 20वां और जो 27वां नक्षत्र होगा ये भी गंडमूल का होगा। तो ये गंडमूल के नक्षत्र हैं जिसकी हम चर्चा फिर कभी कर लेंगे आपसे। पर ये सही है कि हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, हम ये देखते हैं कि उसका नक्षत्र क्या है, क्योंकि नक्षत्र से हमें उसका स्वभाव, हमें उसके पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के आयोजन, पूर्व जन्मों में माता पिता के साथ उसका व्यवहार कैसा था, पत्नी के साथ कैसा था, बच्चों के प्रति उसके कर्तव्य क्या थे, अगर वो जॉब कर रहा था तो बॉस के प्रति उसके कर्तव्य क्या थे, अगर उसके नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनके साथ उसका व्यवहार कैसा था। ये नक्षत्र से पता चल जाएगा, ये नक्षत्र ही तो बताएंगे। अच्छा, ये भी पता चलेगा आप अड़ोसी पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, वो आ जाएगा। इसमें इतनी डिटेल होगी, यही सारी डिटेल ये 9 ग्रह लेके हमें देते हैं। यानी सारा जो मॉल है, ये जो 9 मॉल है हमारे, जिसमें अलग अलग 27 नक्षत्र, एक माल में 9 नक्षत्र हैं, फिर दूसरे इस तरह 9, 9, 18, 27, हर नक्षत्र के पास हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का डाटा है। अच्छा। अब आपने इस जन्म में मान लीजिए, मेरा जन्म मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में हुआ, हाँ। भगवान कृष्ण का भी रोहिणी में है मान लीजिए, हाँ। तो इससे मुझे पता चलेगा कि क्रम से अश्वनी, भरणी, कृतिका और अब रोहिणी, हाँ। ये जो चौथा नक्षत्र है ये मेरा जन्म नक्षत्र है। पूर्व जन्मों में मेरा सारा डाटा इस नक्षत्र के पास है। मैं यहां से अपनी पेन ड्राइव लगाऊंगा और मेरी जो पेन ड्राइव होगी वो ज्योतिष की होगी, चंद्रमा मेरी पेन ड्राइव है। वो लगाते ही मेरा सारा डाटा जो है चंद्रमा के माध्यम से मुझे मिलेगा। जब मैं सूर्य की पेन ड्राइव लगाऊंगा तो मेरे जो आत्मीय कर्म हैं वो सामने आएंगे। जब चंद्रमा की पेन ड्राइव लगती है तो मेरी कल्पनाएं, मेरी भावनाएं, मन के तल पे मैंने क्या काम किया, अच्छे या बुरे, वो पता चलते हैं। बृहस्पति की पेन ड्राइव लगने से मैंने ज्ञान क्या अर्जित किया, मैंने कौन से गुरु बनाए, किन से मैंने कितने आशीर्वाद लिए, किन से श्राप लिए, किन का दिल दुखाया, कितना मैंने तपस्या करी। और जब मैं मंगल की पेन ड्राइव लगाऊंगा तो पता चलेगा मेरे भाई बहनों के प्रति व्यवहार कैसा था, मैंने फिजिकल बॉडी के प्रति कितना ध्यान रखा, मेरे में सामर्थ्य शक्ति कितनी थी। और जब कर्तव्यों के चुनाव की बात आती है, मैंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया कि नहीं किया, क्या मैं अधिकार ही मांगता रहा, दायित्वों का ध्यान नहीं रखा क्या मैंने, क्योंकि अधिकार तो उससे मिलते हैं जो दायित्व निभाता है, जो कर्तव्यों का निर्वहन करेगा
उसे पिता की, माता पिता की प्रॉपर्टी में गुरु के ज्ञान में से अधिकार मिलते हैं उसका सेवन करने का। शुक्र की पेन ड्राइव लगाने से मुझे पता चलेगा कि मेरे शरीर में वीर्य, क्या मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया या मैं अपने अनमोल वीर्य को यूं ही नालियों में बहाता रहा, इधर उधर भटका। मेरे जीवन का सर्व उत्कर्ष सातवीं धातु बड़ी मुश्किल से बनता है वीर्य। हमारे ऋषि आशीर्वाद देते थे वीरवान भव। अब हनुमान जी तो है ही वीरवान, तभी तो ब्रह्मचारी हैं। और वीर की इतनी कीमत है, इतना श्रेष्ठ है कि शिवजी और पार्वती के जो पुत्र हैं ये गर्भस्थ है ही नहीं। मां पार्वती ने सोचा, छुआ एक मिट्टी को और उसमें प्राण आ गए, वो गणपति हो गए। और शिवजी का तो वीर अग्नि नहीं संभाल पा रहे थे, वो इतना तेजस्वी था। फिर 6 कृतिकाओं ने गंगा नदी में, जो पावन नदी जो उसको संभाल सकती, वो भी घबराने लगी। तो 7 कृतिकाओं, जो 6 कृतिकाएं थी जो मां के समान थी, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। इतने वीरवान तो कार्तिकेय हुए। 1 साल का बच्चा जो है वो मार रहा है राक्षस को। शुक्र से पता चलेगा मैं मां के प्रति कैसा था, पत्नी के प्रति कैसा था, बहन के प्रति मेरे कैसे कर्तव्य थे। और अगर कोई मेरी मित्र है तो उसको मैंने धोखा तो नहीं किया, चीटिंग तो नहीं किया। बुद्ध का पेन ड्राइव लगाते ही मुझे पता चलेगा जो जो ज्ञान मैंने अर्जित किया, क्या मैं कह सका समय आने पर, क्या मेरी वाणी उसे अभिव्यक्ति दे सकी। कई लोग तोतले हो जाते हैं, कई लोग हकलाने लगते हैं। ये वो लोग हैं जिनका बुद्ध उनको आशीर्वाद नहीं दे रहा। मेरे मामा के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरी वाणी में क्या सरसता है। वेद का वचन है रसो वैसा, परमात्मा रस रूप है, लेकिन इस रस का क्या मैंने सरसता से पान किया। जब ये रस सरसता से पान करता है तो सरस्वती बन जाता है। उस ज्ञान को सरसता से और परोपकार की भावना से जब अभिव्यक्त हो तो शक्ति को सरस्वती कहते हैं। बुद्ध में इतनी सामर्थ्य, क्या मेरे शनि की पेन ड्राइव बताती है विनम्र था। शक्ति थी तो क्या मैं विनम्र था, ज्ञान था तो मैं अहंकारी तो नहीं था। देखिए राम और रावण में तो इतना ही अंतर है, तपस्या में, ज्ञान में, कर्मकांड में, पौरुष शक्ति में, धर्म में रावण राम से कहीं कम नहीं था। और उस जैसा तो भक्त नहीं था। भक्ति उसकी तो बहुत महान थी, अपने 10 शीश काट दिए उसने। लेकिन चरित्रहीना पुनंती ना वेदा, चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। एक मां सीता का अपहरण किया उसने, ये जो दाग लगा उसके पूरा वंश नष्ट हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, अंत समय ना दिया ना बाती। तो शनि बताता है मैं अपने अनुजों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति क्या मैं उनको अपना मानता हूं। तनख्वाह देना बहुत बड़ी बात नहीं होती। उनके बीवी बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनकी योजनाओं में क्या मैं सहायक रहा, पिता की तरह, कुलपति की तरह क्या मैंने उनका ध्यान रखा, तो मेरी यशोगाथा गाई जाती है। मृत्यु के बाद आपके परिवार के लोग आपकी यशोगाथा नहीं गाते, आपके कर्मचारी, आपके नीचे काम करने वाले, वो आपकी यशोगाथा गाते हैं। राम जी की यशोगाथा तो देखिए बानर, देखिए कच्छप, देखिए भालू, वो जंगली जनजाति के लोग गुणगान करते रहे। परिवार के लोग तो छोटी छोटी आपदाओं में रहे। ये 9 पेन ड्राइव है हमारे पास, नक्षत्रों के पास सब कुछ है और कोई पेन ड्राइव खराब नहीं है। तुम्हारे ही कर्म अच्छे या बुरे हैं, पेन ड्राइव तो न्यूट्रल गियर में आके हमारे सामने रख देते हैं। ये जो 9 नक्षत्र माला विधि है, ये वस्तुतः हमारे जीवन के कौन हमारा मित्र होगा। पर ये मेरे लिए बहुत नई जानकारी है गुरुजी। मैं व्यूवर को भी चाहूंगी कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि हम तो आज तक सिर्फ चंद्रमा की ही पेन ड्राइव लगाते आए हैं।
हमें ये मालूम है कि बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में हुआ और वो चंद्रमा की पेन ड्राइव है। मुझे नहीं लगता हम में से आज तक किसी ने बुध की पेन ड्राइव लगाई है। हम में से किसी ने ये ढूंढा है, जाना है। किसी को भी क्या ये मालूम है कि सूर्य उनका किस नक्षत्र में है, राशि में है? ये तो मालूम है। आप जिसको थोड़ा भी ज्ञान ज्योतिष का है वो समझ सकता है, लेकिन उसमें भी और बारीकी से जाके ये समझना कि उस राशि में किस नक्षत्र में हमारा क्योंकि शुक्र बैठा है, बृहस्पति बैठा है। जब हम यही नहीं जानते गुरुजी, तो पिछले जन्म का जो कर्म जिसके बारे में आप बता रहे हैं, फिर वो तो हमें कैसे ही मालूम होगा। तो मेरे लिए ये बहुत नई जानकारी है, मेरे दर्शकों के लिए भी जरूर होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अब इसमें अगला सवाल मेरा ये है कि ये तो फिर जितनी पेन ड्राइव है ये पिछले जन्म का कर्म बता रही है, भविष्य कौन बताएगा? फिर यही भविष्य भी बताती है पेन ड्राइव, या खाली पिछले जन्म का बताती है? देखिए, ये आपका प्रश्न बड़ा कीमती है, और ये तो वो वाली बात है ना कि अच्छा गुरु अपने सारे ट्रिक एक दिन में नहीं दिखाता। जी, पर हाँ में तो हमें बताइए, भविष्य भी पता चलता है इससे? देखिए, ये आपका जो प्रश्न है, भविष्य है क्या? जो वर्तमान में मैं कार्य कर रहा हूं उसका जो प्रतिफल है वो भविष्य है। आप मुझसे भविष्य का पूछेंगे, मैं पूछूंगा आप क्या कर रहे हो। अगर वर्तमान तुम्हारा सक्रिय है तो उसी से ही तो भविष्य का फल आएगा। ठीक बात। तो लोग कहते हैं मेरा भविष्य बता दो, मैं कहता हूं मुझे अपना वर्तमान बता दो। तो वर्तमान इज द मास्टर की, जिससे हमें पता चलेगा उसका प्रतिफलन क्या होगा। अब जो ये जो 9 नक्षत्र हैं, हाँ। इन 9 नक्षत्रों में भी इनके अलग अलग विभाग हैं। अच्छा, और उन विभागों की चर्चा अब हम कर लेते हैं। तो गुरुजी, जैसा मैंने पहले भी पूछा था कि नवतारा नक्षत्र विधि ये क्या होती है, क्योंकि हमने सिर्फ इसका नाम ही सुना है, आगे इसके बारे में एक पैसे की जानकारी नहीं है, वो आप बताइए। नहीं, आपका वो जो 1 पैसा है वो बहुत कीमती है, वो बाकी के 99 पैसों को खींच के लाएगा। जी, दरअसल हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसमें जो 27 नक्षत्र हैं उसको हमने क्या करा, 9 भागों में डिवाइड किया। एक ग्रुप बना दिया, 9 प्रकार के प्रभाव, और वो रिपीट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे ले ले, जातक की मानसिक स्थिति कैसी होगी, उसका भाग्य कैसा होगा, दैनिक जीवन के उसके कर्म कैसे होंगे, वो किन लोगों के साथ अपने आप को मित्र अच्छा मानेगा। आपको लगता है ना किसी के साथ मिलके यार मेरी इससे बहुत पटती है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, दुख सुख में मेरे काम आता है। कुछ लोगों से आप मिलते हैं, आपको लगता है मुझे अवॉइड करता है, ये तो इसको तो बस पता चल जाए मेरे में कमी क्या है, ये उसे यूज करता है, ये तो बॉस के पास जाके मेरे मुंह पे तो मेरी अच्छाई करता है और पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। तो मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? तो हमें पता चलना चाहिए कौन से नक्षत्र हमारे ऐसे वाले होते हैं, कौन से नक्षत्र वो हैं जो तुम्हारे ही जन्म काल वाले नक्षत्र हो सकते हैं। मान लो आपका अश्विनी है और आपका जो मित्र बना वो भी अश्विनी है, तो ये कैसे रहेंगे? तो हम इसको यूं ले लें कि कुछ नक्षत्र होते हैं जिससे मिलने पर संपत्ति बढ़ती है, प्रॉपर्टी बढ़ती है। किसके साथ मिलने पर हमारी एजुकेशन, हमारा ज्ञान समृद्ध होता है। तो ये अलग अलग नक्षत्र, और कुछ तो ऐसे हैं जो वध कर देते हैं। वध, हत्या वाला वध, हत्या वाला भी है, अपमान वाला भी है, अपयश वाला भी है। और कृष्ण जी ने क्या कहा था कि नहीं, युधिष्ठिर को अगर तुमने मारना है तो मारो मत, भरी सभा में जाके उसे कह दो ओए तूने ऐसा किया, उसका वध हो गया। अपमानजनक शब्द किसी विशिष्ट व्यक्ति को भरी सभा में बोले तो ये उसका वध है। ब्राह्मण का वध, उसकी चुटिया काट दो। उसका वो ट्रांसमीटर जिससे वो ब्रह्मांड से अनंत सूक्ष्म ऊर्जाओं को ग्रहण करता है, जैसे नारद जी के सिर पे एक चुटिया होती है, जैसे कृष्ण जी के मोर मुकुट, एक मुकुट अलग से पहन रखा है, जैसे शिव जी एक जूड़ा ऊपर करके गंगा जी बाहर रखी है और वो पानी, ये सब ब्रह्मांड से ऊर्जाओं लेने के अलग अलग चैनल हैं। तो ये वध हर किस्म का देखने योग्य होता है। तो पहले तो हम वो 9 नक्षत्र वो कौन से होते हैं। एक नक्षत्र होता है जन्म नक्षत्र, आप ही के जन्म जैसा ही दूसरा नक्षत्र। अब 27 नक्षत्रों में से ऐसे समझ लें, पहला, 10वां और 19वां जो नक्षत्र है ये जन्म नक्षत्र है। पहला, हाँ, 10वां,
और 19वां। अब आप कहेंगे ये कैसे समझें? तो जैसे अश्वनी नक्षत्र पहला है, हाँ। तो 10वां नक्षत्र मघा होगा और 19वां नक्षत्र मूल होगा। यानी ये तीनों नक्षत्र केतु के हो गए। अच्छा, केतु के नक्षत्र के जितने भी लोग होंगे वो तुम्हारे जन्म नक्षत्र हैं, जन्म जैसे भाई बहन जैसे हैं। मतलब किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ जो व्यक्ति है, हाँ। उसके लिए ये जो केतु के 3 नक्षत्र आपने बताए, पहला, 10वां और 19वां, इसे वो ऐसे जन्म नक्षत्र हुआ। अब इसको ऐसे समझे, आपका रोहिणी को हुआ। हाँ, तो रोहिणी नक्षत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं, क्योंकि रोहिणी का नक्षत्र का अधिपति कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के बाकी के भी तो 2 नक्षत्र है ना। अब एक तो रोहिणी है और दूसरा है श्रवण, हस्त है और तीसरा है श्रवण। तो रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन तीनों का स्वामी चंद्रमा है। तो ये आपके जन्म नक्षत्र हो गए। ओके, यानी इसको आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके नक्षत्र का स्वामी कौन है। उसके जो अन्य 2 नक्षत्र हैं वो आपके जन्म के नक्षत्र हैं, वो आपके भाई बहन जैसे हैं। अब आसानी से समझ में आ गया हाँ। आपका? मतलब मेरा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उसको प्रथम मान के उससे 10वां और 19वां नक्षत्र जो है वो मेरा जन्म नक्षत्र हुआ। इससे आत्मा और मन की जानकारी मिलती है। आत्मा के तल पर भी हम एक जैसे हैं और मन के तल पर भी एक जैसे हैं। अब देखिए, आप किसी को दोस्त बनाएं और अपने जन्म नक्षत्र के स्वामी ही वो अगर हो तो आत्मा के तल पे और मन के तल पर आप मित्र रहेंगे। कुंडली तो नहीं दिखाई ना मैंने आपको? नहीं। अब इससे आसान क्या मैं आपको बात बता सकता? ठीक बात। चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा होता है संपत्ति। उसमें क्या होता है? धन, प्रॉपर्टी की वृद्धि होती है। अब धन भी गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। वाह। मन के तल पर, आत्मा के तल पर तो हम समृद्ध हैं ही हैं। अब दूसरा जो नक्षत्र होगा, अब अश्वनी के बाद जो भरणी है ये दूसरा है, यानी आपके नक्षत्र से अगला नक्षत्र। समझ गया? हाँ। अब पहले हमने किया था 1, 19, 20। हाँ। पहले हमने किया था 1, 10, 19। हाँ। अब हम करेंगे 2, 11, 20। एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ये कैलकुलेशन की बात है पर इतना मुश्किल नहीं है। हाँ। तो संपत्ति नक्षत्र 2, 11, 20 होते हैं। दूसरा 11वां और 20वां। आपके नक्षत्र से दूसरा, आपके नक्षत्र से 11वां, आपके नक्षत्र से 20वां। तो वो एक ही ग्रह के 3 नक्षत्र आएंगे। अब अगर रोहिणी नक्षत्र है तो दूसरा मृगशिरा नक्षत्र हुआ। अब मंगल के जो नक्षत्र होंगे वो सब दोनों नक्षत्र भी एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। इससे मेरी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। अश्वनी नक्षत्र वाले को भरणी प्रॉपर्टी देने वाला है, कृतिका नक्षत्र वाले को रोहिणी प्रॉपर्टी देने वाला है दूसरा, रोहिणी नक्षत्र वाले को मृगशिरा प्रॉपर्टी देने वाला। देखिए कितना आसान हो गया। हाँ। आपने सवाल किया गुरुजी मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मैं किससे? अब आप देखिए नक्षत्रों के अधिपति क्या आपके पास है तो उनसे संपदा बढ़ेगी। प्रॉपर्टी डीलर भी ऐसा ही ढूंढ लो जो दूसरे नक्षत्र का हो, तो संपदा बढ़ाने वाले योग बनेंगे। ये चीज इस नक्षत्र माला की सबसे कीमती होती है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि ये टेबल है, इस टेबल को अगर हम समझ लेंगे, जैसे अश्विनी नक्षत्र होगा तो मघा और मूल ये तीनों केतु के नक्षत्र है। अब मान लीजिए किसी का भरणी है तो पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाखाड़ा, इसका स्वामी भी शुक्र है, तीनों का स्वामी शुक्र है, ये प्रॉपर्टी देने वाले होंगे। अब अगर भरणी नक्षत्र के बाद कृतिका देखेंगे तो सूर्य के मुझे 3 नक्षत्र लेने होंगे जो उससे एक स्टेप आगे है, तो उसके लिए उत्तर फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और कृतिका। लेकिन खास बात क्या है कि पहला हमने 1, 10, 19वां नक्षत्र जन्म नक्षत्र होता है, इससे हमारा आत्मा और मन का तल मिलता है। फिर संपत्ति देने वाले नक्षत्र दूसरा 11वां और 20वां होता है आपके नक्षत्र से, इससे धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। तीसरा होता है, ये है खास विपत्त, ये विपत्ति डालेंगे। कौन सा? तीसरा, 12वां और 21वां। बच के रहना होता है इनसे। ये क्या करेंगे? जीवन में विपदाएं, बाधाएं, संघर्ष, रुकावटें, इन्हें बड़ा मजा आता है। आपके नक्षत्र का तीसरा, मान लीजिए किसी का अश्वनी नक्षत्र हो तो अश्वनी भरणी, जो कृतिका नक्षत्र के लोग हैं ये अश्वनी को बाधा पहुंचा देंगे।
अश्वनी भरणी कृता विपदा, इनके कार्य, ये नहीं कि ये जान के देंगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपको इनसे संघर्ष आ जाएगा, परेशानियां आ जाएंगी। वो चाहेंगे नहीं, लेकिन व्यवहार में, बातचीत में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, परेशानी आएंगी। अच्छा, एक होता है चौथा क्षेम। क्षेम नक्षत्र 4, 13 और 22वां नक्षत्र है, ये आपकी सुरक्षा करेंगे। वो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, योग क्षेम वाहम में हम, मैं धन भी दूंगा और जो दूंगा उसकी रक्षा भी करूंगा। ये नहीं धन दिया और चोर ले गए। कृष्ण कहते हैं मेरी उपासना करने से जो धन समृद्धि मिलेगी उसकी मैं रक्षा भी करता हूं। योग मैंने जोड़ना, क्षेम मैंने रक्षा करना। तो चौथा नक्षत्र होता है, कैटेगरी है क्षेम की। इसमें क्या है? सुरक्षा, रक्षा, कुशलता, साथ देना। विपत्ति में वो आपके साथ, चाहे वो आप गलत है, आपको दोस्ती निभाया जा रहा है, अब कर्ण दोस्ती निभाया जा रहा है, बेचारे से पता ही है गड़बड़ कर देता है दुर्योधन, पर उसका साथ दे रहा है। ये क्षेम नक्षत्र की कैटेगरी आती है, ये चौथी श्रेणी है। पांचवी श्रेणी है प्रत्यरी, ये दुश्मन है। अरि मैंने शत्रु, प्रतिअरि मैंने सामने वाला शत्रु। ये 5वां, ये 14वां और 23वां नक्षत्र, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये 5वां, 14वां और 23वां नक्षत्र है। ये शत्रुता करेगा, ये आपका अपमान करेगा। आप इससे राय दोगे बनी गलत, आपकी बात को ही काट देगा, सुनने से पहले ही काट देगा। इससे भय मिलेगा, दुख मिलेगा। प्रत्यरी, ये 5वां है। इनकी तो शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। अब छठा है साधक। ये सद जाएगा, भाई मुझे ये लड़की पसंद है, सुन नहीं रही मेरी बात, प्रयत्न करो, सद जाएगी। ये मुझे दोस्त बनाना है, पर ये पता नहीं क्यों नहीं मुझे भाव दे रहा, चेष्टा जारी रखो। ये गुरु बहुत अच्छे हैं, मुझे इन्हीं को गुरु बनाना है, पर वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। करो कोशिश, तुमने एग्जाम पास करना है, तुम नहीं कर पा रहे, करो, फिर करो। इस बार तुमने एग्जाम दिया, फेल हो गए सीए में, अगली बार करो, फिर फेल हो गए, अरे फिर करो। साधक नक्षत्र तुम्हारा काम साथ देगा। ये छठा, 15वां और 24वां नक्षत्र होता है आपके जन्म से। आपके जन्मकालीन नक्षत्र से छठा, 15वां और 24वां नक्षत्र, सफलता मिलती है, उपलब्धि मिलती है और परिश्रम के बाद उन्नति मिलती है। इस नक्षत्र की खूबी है। 7वां खतरनाक है, वध। ये 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र है। आपके जन्म नक्षत्र से 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र। मृत्यु तुल्य कष्ट, अपमान भरी सभा में आपने सोचा कोर्ट में गवाही ये तो मेरे पक्ष में देगा, ये तो मेरा ही आदमी है, वो आपके खिलाफ गवाही देगा। अपयश, अपमान, घोर निंदा दिलवाता है। 7वां, 16वां और 25वां नक्षत्र आपके जन्म काल से। 8वां नक्षत्र बढ़िया, मैत्री। शादी करनी है, ले लो 8वें। इस 8वें, 17वें और 26वें नक्षत्र को पकड़ लो। अच्छा, मैत्री रहेगी। कुंडली के ग्रह कहीं भी कैसे ही हो, यद्यपि उनके शुभ अशुभ प्रभाव तो आएंगे, लेकिन फाइनली क्या होता है यार, रोज लड़ते हैं, शाम को फिर गोलगप्पे खा रहे होते हैं। हाँ, होता है ना। हाँ। तो ये मैत्री वाले मित्रवत व्यवहार करते हैं, संकट में साथ निभाते हैं। यूं छोटी छोटी बातों पे लड़ते भी हैं, परंतु साथ निभाते। ये क्या करते हैं, इनके मन में भेद नहीं होता। मतभेद तो हो सकता है कि आपकी मेरी सोचने की, मैं ऐसा सोचता हूं, लेकिन हृदय में आपके विरुद्ध नहीं है। और 9वां तो परम मैत्री के नक्षत्र है। 9वां, 18वां और 27वां, देखो पूर्णांक बना, 9वां, 18वां, 27वां। अति मित्रता, दुख और परीक्षा में खरे उतरेंगे। अर्जुन के लिए कृष्ण परम मैत्री के नक्षत्र वाले हैं। ये आपके शुभ चिंतक होते हैं। तो विवाह के लिए फिर इनको पकड़ा जाए? अरे ये तो सबसे उत्तम नहीं, मैंने तो आपको 3 छोड़ दिए हैं। हाँ। तीसरा, 7वां, एक मैंने तीसरा, 5वां और 7वां, 3 छोड़ दो भाई, बाकी सब बाकी मंगल पे है। कोई टेंशन नहीं है। तीसरा छोड़ दो, वो विपद है, और 5वां छोड़ दो, पृथ्वी, वो तो दुश्मन है। और भैया, और जो आपका 8, 7वां वो तो वध है। 3, 5, 7
टेंशन देंगे आपको। इनके साथ तो पार्टनरशिप मत करो, इनके साथ तो दुकानदारी मत करो, और शादी तो भैया भूल के मत करो, चाहे वो कितने ही ये जो नीले बक्से में पैक होके पति आए हैं ना, ये वध नक्षत्र वाले हैं, चेक कर लो। अब बताइए नक्षत्र कितना सटीक ज्ञान दे रहे हैं आपको। अब रह क्या गया? हाँ, ठीक बात। अब इसी को हम शुभ तारा कहते, ये 9 ताराएं हैं। तो पहली तारा हमने कौन सी देखी? जन्म नाता। हाँ। दूसरी तारा संपत, जो संपत्ति देती है। तीसरी विपत, जो विपत्ति देती है। और चौथी क्षेम, जो दुख सुख में लाभ देने वाली है, सफलता देगी, कल्याण करेगी। और पांचवी प्रत्यरी, ये दुश्मन है, ये पार्टी में राजनीति में आ गया है, तुम्हारे मौका मिलता ही दूसरी पार्टी में भाग जाएगा, प्रत्यरी है। छठा साधक, साधा जा सकता है। 7वीं कैटेगरी वध की है, 3, 5, 7 से सावधान। और 8वीं मैत्री और 9वीं परम मैत्री। अब किसकी, भारत की रूस से और अमेरिका से किससे दोस्ती रहेगी नहीं रहेगी? नक्षत्र उठा लो ना उसका, उस राष्ट्रपति का नक्षत्र उठाओ और अपने राष्ट्रपति का नक्षत्र उठाओ, लो हो गया फैसला। तुम्हें एकदम पता चल जाएगा ये जो दिख रहे हैं वो है नहीं। हाँ। तो यही नवतारा समूह है 9 नक्षत्रों का, और ये 27 नक्षत्रों में ये परिभाषित हो जाते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे आनंद की बात है, ग्रह जब गोचर करते हुए इन नक्षत्रों से गुजरते हैं तब ये प्रभाव बहुत ज्यादा देते हैं। मान लो कोई, अब मेरा ग्रह प्रत्यरी नक्षत्र में है, या मेरा कोई ग्रह, हम तो योग समझ रहे हैं राजयोग, वो वध नक्षत्र में बैठा है, वो विपत नक्षत्र में बैठा है। पहले ज्योतिष की सूत्र ये है, क्या प्रत्यरी में, क्या विपत में और वध नक्षत्रों में तो नहीं है ये ग्रह? नहीं तो उनकी दशा दशा अंतरदशा आने पर आपको तो लग रहा है राजयोग, रिजल्ट मिल रहे हैं उल्टे। आप बोलो। और कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि हुआ क्या है, और हम वहां नहीं जा पा रहे ना, हमें कौन सा रोग है ये डॉक्टर बता ही नहीं पा रहा है। और एक रोग आ गया, हमें पता चला ये जो हमारे छठे भाव का स्वामी है वध नक्षत्र में बैठा है, वध करेगा ये हमारा। भैया उसका ध्यान रखो, खान पीन में ध्यान रखो, अलर्ट रहो। उसकी दशा अंतरदशा गोचरीय प्रभाव जब आएंगे शरीर को कष्ट, वध का मतलब मरना नहीं है, मृत्यु तो जब अंतिम समय आएगा तो वो अपना रोल अदा कर देगा, उससे पहले तो बाधाएं दे देगा ना, कष्ट दे देगा ना। अचानक ऊपर से नीचे गिर गया, अचानक पैर फिसल गया, बाथरूम में नहा रहे थे दादाजी और गिरे और कूल्हे की हड्डी टूट गई, तो ये सब वध में आ रहे हैं। हाँ, ऐसे में अगर लग्नेश बलवान है, सुक्षेत्री है, उच्च का है, तो वो आपकी रक्षा भी करता, मारने वाला मारता है, बचाने वाला बचाता भी है। शुभ ग्रहों की दृष्टि आपको बचाती भी है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव अशुभता देते भी हैं। ये है नवतारा ज्योतिष का सूत्र। पर इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि आप अगर सिर्फ इतना भर याद कर लें, कंठस्थ अगर आप कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हमें एकदम पता चल जाता है कि कौन सा सूत्र कहाँ एप्लीकेबल होगा, और अगर हमने एक सूत्र भी याद कर लिया तो हमारा पता चल जाएगा। जन्म नक्षत्र याद कर लो, 1, 10, 19 जन्म नक्षत्र, उसके बाद एक एक बढ़ाते जाओ, 1, 10, 19, 2, 11, 20, ये हमारा जो दूसरा संपत्ति बढ़ाएगा दूसरे वाला। हाँ। तीसरा वाला भैया ये परेशानी करने वाला है। वो बहुत से लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, फिर उसके बाद से ऐसा बिगाड़ हुआ कि अभी तक कुछ ठीक ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाए। तो वो आपको नक्षत्र देख के पता चल जाएगा कि वो शुरुआती तो चलो कुछ दिनों का भ्रम था, लेकिन अब जो भविष्य है वो आगे सुधरना जरा मुश्किल है। कोर्ट कचहरी के केस इसलिए हो रहे हैं कि लड़की का जो है, लड़के के साथ हमने पत्री तो मिला दी थी पर वो प्रत्यरी भी निकली, वो तो दुश्मनी निकाल रही है, वो तो मुंह में कुछ है भीतर कुछ है। उसके गाइड करने वाले उल्टी गाइड कर देंगे, माँ गलत गाइड कर देगी, भाई और मैं हूं ना तो लड़, इसकी ऐसी की तैसी। और वो ये नहीं सोच रहा जिस बहन की शादी करी है, 2 बर्तन इकट्ठे होते हैं, वो टकराते हैं, ठीक बात, अलग नहीं कर सकते। और एक आध बेबी बच्चा हो जाए तो हमें उसको निभाना है, गलतियों को सुधार लो, इतनी सी तो बात है। ये नक्षत्र आपको बस संकेत देते हैं, हम ये कर सकते हैं, और नक्षत्र कुछ नहीं कर रहे, ये आप ही के कर्म आपके साथ ऐसे आ रहे हैं। पूर्व जन्मों के ऋण अनुबंध
पत्नी के साथ शत्रुता हो रही है, पति के साथ, ये नक्षत्र ये बता रहे हैं, पूर्व जन्मों के ऋण अनुबंधों को बता रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी है तो वो समय भैया शांति से गुजार लो, धैर्य से गुजार लो। अब पांडवों ने भी तो बेचारे देखो जंगलों में बिता रहे थे, राम जी तो जंगलों में चले गए थे। अगर वो अपने वहां रहते तो, राजमहल में रहते तो समस्या का समाधान तो नहीं होता ना, वो तो जंगलों से होना था। और ये भी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जंगल गए, 14 वर्ष का वनवास था, इसीलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए, इसीलिए वो प्रभु श्री राम बने। तो बिना कठिनाई के अगर आप राम बनना चाहें तो फिर वो जीवन में मिलता है नहीं, उसके लिए उतनी कठिनाई भी झेलनी पड़ती है। अब क्योंकि हम राम जी की चर्चा कर रहे हैं तो मैं उनके पिताजी दशरथ जी की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अब तो बड़ा विकट समय मेरा आने वाला है, और ये कहा उन्होंने कि शकट योग बन रहा है। कमाल है, आपको ये योग याद है? अद्भुत। ये कैसे उन्हें भान हुआ कि शकट योग बन रहा है, और उसका भी क्या इन नक्षत्रों से ही कुछ जुड़ाव है? बिल्कुल, उस वर्णन कर रहे हैं, वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। रामायण अगर आप पढ़ें तो वाल्मीकि जी पढ़ें। हर विशिष्ट स्थिति में वो तिथि का यूज करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें नवमी तिथि थी, वो कह रहे हैं अभिजीत नक्षत्र था, वो कह रहे हैं कि ये इस तिथि में, इस नक्षत्र में ये घटना घटी थी। दशरथ जी कहते हैं कि मेरा समय ठीक नहीं है, राम जी जंगल चले गए, मेरा अंत निश्चित है, मैं न जी पाऊंगा। शकट योग, क्योंकि कुछ गणना करने वाले ऋषि मुनियों ने बताया है, ज्योतिषियों ने बताया है कि मेरा शकट योग सक्रिय हो गया। मैं एक, वैसे तो कई सूत्र हैं, एक सूत्र देता हूं। गुरु जब चंद्रमा से खडष्टक योग बनाए, यानी गुरु चंद्रमा से 6 या 8वें हो, तो इसी को शकट योग कहते हैं। और वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, वो अपमान भी करता है और तकलीफ भी देता है, परेशानियां भी देता है। और जब ये शकट योग त्रिक भाव में हो, 6, 8वें, 12वें में हो, तो कष्ट और भी ज्यादा। 6ठे भाव में हो तो कोर्ट कचहरी, 6ठे भाव में हो तो रोग असाध्य, 6ठे भाव में हो तो शत्रु वैरी, अष्टम भाव में हो तो अचानक ना समझ में आने वाली विपदाएं, ऊपरी बाधाएं, भयंकर स्वप्न में कोई बिल्कुल गंजे सिर वाले कुछ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो गई वो दिखाई दे रहे हैं, सांप दिखाई दे रहे हैं, डाकनी शाकनी। और 12वां भाव जेल का, 12वां भाव बंधन का, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का, 12वां भाव अपयश का, शरीर की हानि का। त्रिक भाव में अगर ये शकट योग पड़ जाए तो ये बहुत वैरी हो जाता है। अब आप ये पूछें, ये तो गुरुजी लगभग चंद्रमा हर महीने 4 से 5 दिन शकट योग तो बनाएगा ही बनाएगा ना। हाँ, ये भाई साहब 6ठे 8वें तो आएंगे ही आएंगे। हाँ। हर महीने 4-5 बार हो जाएंगे, तो इन लोगों का तो फिर आपने गड़बड़ी कर दिया। नहीं, हाँ। इस योग को भंग करने के भी योग हैं। अब मान लीजिए ये चंद्रमा उच्च का हो जाए, शकट योग भंग। मान लो यहां गुरु उच्च का हो जाए, स्वक्षेत्री हो जाए, गुरु धनु या मीन का हो या कर्क का हो, उच्च का हो, शकट योग भंग। चंद्रमा कर्क राशि का हो या चंद्रमा वृषभ राशि का उच्च का हो, शकट योग भंग। इस गुरु और चंद्रमा को अगर मंगल देख ले, शकट योग भंग। ये चंद्र और गुरु इनमें से कोई त्रिकोण केंद्र में आ जाए, शकट योग भंग। अब इसमें क्या होगा? अपमान हो सकता है, बीमारी आ सकती है और कष्ट आ सकते हैं, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब 6ठे 8वें 12वें जाएंगे, फिर दशरथ जैसे प्रयाण कर जाएंगे। बड़ा अनुभव और बड़ी, मुझे तो लगता है याददाश्त की इसके लिए ज़रूरत होती है कि इतनी बातें दिमाग में आपके बैठी रहें कि जैसे ही आप गणना शुरू करें आपको वो तुरंत याद आ जाए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन 20 दिन बाद याद आए कि अरे वो तो मैंने कुंडली देखी थी। तो इसके लिए बड़ा अनुभव और बड़ी याददाश्त की ज़रूरत होती है, और इसीलिए हमें गुरुजनों का आशीर्वाद और उनका साथ चाहिए होता है, जो आज मुझे मिला हुआ है। ममता बनर्जी की पत्री में भी तो शकट योग है, अभी चल रहा है। और ये शकट मुकुट योग कैसे बना? हाँ, शकट मुकुट योग, मुकुट में बदल जाता है। शकट योग हो, अब चंद्रमा उच्च का हो या गुरु उच्च का हो, उनका गुरु उच्च का है ना, तो शकट योग भंग हुआ और मुकुट योग बना।
वो कैसे जनमानस में अपनी छाप बिठाती हुई, लोगों के हृदय में रहती हुई, राज करती हुई ममता बनर्जी, देखिए कितने वर्षों से याद की जा रही हैं, लोग उनको हमेशा मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हाँ। परंतु अब पूछो अब क्या स्थिति होगी। अब ये शकट योग भंग हो रहा है। अच्छा। अब क्या हो रहा है, ये जो मुकुट योग था, शकट योग भंग नहीं, ये जो मुकुट योग था ये भंग हो रहा है, क्योंकि अब उनके ऊपर आ रही है बुध की दशा। गुरु की दशा में तो शकट योग मुकुट योग बन गया था, तो वो सत्ता में थी, मुख्यमंत्री बनी, कोई वो चाहती थी मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। हाँ। लेकिन वो नहीं बन सकती थी। अब ये जो मुकुट योग था ये भंग हो रहा है, क्योंकि अब बुध के अंदर बुध की महादशा शुरू होने वाली है, और बुध उनका अस्त है। जिसका सितारा अस्त हो गया उसका भाग्य भी अस्त हो गया। वो अब सत्ता से जा रही है, अस्त हो गया। यह है सूत्र नक्षत्र ज्योतिष का। शकट मुकुट योग, इसके बारे में आप क्या पहले जानते थे? मुझे प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ममता बनर्जी के भाग्य का निर्धारण भी बहरहाल अब कुछ दिन ही बाकी बचे हैं, वो हम सबके सामने आ भी जाएगा। अब मुझे लगता है गुरुजी हम इसको थोड़ा अगर सरल बनाएं और हम प्रथम राशि के साथ अगर शुरुआत करें। एक चीज मैं आपको और बताऊं गुरुजी, क्योंकि हमने पहले एक पॉडकास्ट किया है जिसमें हमने राशियों का जिक्र किया, और अब जो बची हुई राशियां थी, क्योंकि हमने उसमें शुरू की 6-7 राशियां ही कवर की थी, वो इंतजार कर रहे होंगे। अब आज फिर किस्मत वही अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा वालों की फिर से आ गई है कि उनके ऊपर हम एक और बार चर्चा करने वाले हैं। तो अब फिर नाइंसाफी हो जाएगी आगे के नक्षत्र वालों की, क्या हमारा तो इंतजार खत्म ही नहीं होता गुरुजी? नहीं, उनके साथ बेइंसाफी नहीं होगी। आज उनको कुछ और जानने को मिलेगा, और जब हम उनके नक्षत्र के पास पहुंचेंगे तो बहुत सारी बातें भी पता चलेंगी। आज हम कुछ और बातें अलग से करने वाले हैं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि जैसे अभी आपने राशि की बात करी, और हमने तब भी बताया था कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, इस तरह हमने गणना करी थी। हाँ। जैसे मेष राशि के लिए हमने कहा था अश्वनी, भरणी और कृतिका। अश्वनी के 13.20 डिग्री, भरणी की 13.20 डिग्री, और 3.20 डिग्री हमने कृतिका के लिए थी, क्योंकि टोटल 30 डिग्री होती हैं। हाँ। आज हम इसको यूं करते हैं कि एक राशि में 9 नवांश होते हैं। एक राशि में 9 नवांश होते हैं, यानी 3.20 का एक नवांश है, और 9 नवांश करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम यूं भी कर सकते हैं कि एक राशि का, जैसे हमने मेष राशि करी, इसका स्वामी कौन, हमें पता चला था मंगल है। मेष राशि का स्वामी तो मंगल है। आज हम ये बताने वाले हैं कि 30 डिग्री को भी हम 7.5 डिग्री में 4 जगह डिवाइड करके, यानी उनके अंदर 4 अधिपति और बना देंगे। मंगल तो होंगे ही, मेष राशि के अंदर 4 ग्रह और उनको कंट्रोल करने वाले हो जाएंगे। वैसे तो अगर मैं प्रश्न कुंडली में कभी बात करूंगा तो 9 ग्रह आ जाएंगे, लेकिन अभी हम ऐसा करते हैं कि मेष राशि की चर्चा करते हुए बात करते हैं कि उसमें मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा, इन चारों का प्रभाव मेष राशि में आ जाता है। ठीक है, मतलब पिछली बार हमने ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई की थी, आज हम पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भले ही उन नक्षत्रों पर दोबारा चर्चा हो रही है, लेकिन बिल्कुल अलग तरह से हो रही है, और पहले से ज्यादा सूक्ष्म तरीके से आज हो रही है। आज हर राशि वाले को पता चलेगा कि मेरा नक्षत्र क्या है। उससे ये तो पता मेष राशि है, पर मैं कहता हूं अब थोड़ा नक्षत्र देख लो। नक्षत्र, राशि तो मेष है लेकिन नक्षत्र अश्विनी है। अब हमें पता चला कि 13.20 डिग्री के उस भाई साहब के पास अश्विनी नक्षत्र के अंदर भी, मेष राशि में भी अश्विनी नक्षत्र है। अब और क्या बारीकियां हैं, आज उसे वो जानने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि कैसे संभव है कि आप राशि के आधार पर भविष्य बता दें। इस लिहाज से तो पूरे विश्व में मात्र 12 तरह के ही लोग होंगे। तो आज उन्हें मालूम चलेगा कि मेष राशि के तुम भी हो, मेष राशि का तुम्हारा मित्र भी है, लेकिन तुम में और तुम्हारे मित्र में जमीन आसमान का फर्क आज हम कैसे 27 किस्म के लोगों में परिवर्तित कर देंगे ठीक कि है। तुम्हारी राशि तो 12 है, पर प्रभाव 27 नक्षत्रों के तुम लिए हुए हो। ठीक है, तो अब अश्विनी के साथ शुरुआत करते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र के कुछ सूक्ष्म बिंदु दे रहा हूं। मतलब अगर आपके पास नहीं पता चल रहा कि इसका नक्षत्र क्या है, परंतु आप उसकी गतिविधियों पे एक ध्यान दें, तो वो उस नक्षत्र की खास गतिविधियां होंगी। जैसे अश्विनी नक्षत्र आकर्षक व्यक्तित्व, स्मार्ट होगा, पहली पहचान हो गई ना। अश्विनी एकदम आई कैचिंग है वो। तो क्या है, आकर्षक, सुंदर
और व्यक्तित्व चुंबकीय, खींचने वाला। वो अपनी तरफ कहता है देखना, फिर देख मुझे, एक बार फिर देख। अश्विनी नक्षत्र ये सूक्ष्म पॉइंट है। और क्या है, उसकी आंखें चमकीली हैं, उसमें एक ऑरा शरीर में नहीं आंखों में भी होता है, वो सीधा और वहीं जाता है। और आपके शरीर का जो अंग सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा वो आंख वहीं जाती है। अश्विनी नक्षत्र, अश्व है ना, अश्व यानी प्राण ऊर्जा, शव जो मर गया, अश्व जो नहीं मरा, जो जीवित है, जिसमें सूर्य की प्राण ऊर्जा पूरी है। ये गुण घोड़े में भी देखा जाता है, इसलिए हमने घोड़े का भी नाम अश्व रख दिया है। इसलिए हम कहते हैं इतने हॉर्स पावर का है हमारा इंजन। ये बच्चों वाली बातें होगी, पर असली अश्व तो प्राण ऊर्जा है। माथा चौड़ा होता है, गौर वर्ण होता है, वर्ण गौर। ये चुंबकीय की कुछ मैं आपको जिसे कहते हैं ना मास्टर की दे रहा हूं, छोटी छोटी मास्टर की। अच्छा, त्वचा में चमक होती है। अच्छा, उन्हें सजने संवरने का शौक होता है, हर चीज तरीके से रखेंगे, सलीके से रखेंगे, और यूं चलेंगे तो तेज चाल। लड़कियों की कैटवॉक समझ लीजिए, इसमें अश्विनी नक्षत्र वाले लोग अलग प्रभाव वाले लोग हैं। अच्छा, बुद्धिमान होते हैं, जीनियस होते हैं। अच्छा, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो सोच लिया वो करेंगे। और वस्त्रों के रंगों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। अश्विनी नक्षत्र, उन्हें को भी कुछ पहन लो, हाँ हाँ आभूषण दो ना, सिलेक्टिव आभूषण होंगे कान के, क्योंकि आई कैचिंग करानी है तो अलग सा मेरा डिजाइन होना चाहिए, गले का भी अलग होना चाहिए। माला है तो समझ लीजिए ये अश्विनी नक्षत्रों के प्रभाव आ रहे हैं। अच्छा, यूं ईमानदार हैं। और अच्छी बात क्या है, सत्य के अन्वेषक हैं। मुझे सच्चाई जाननी है, मित्रता नहीं निभाएंगे, सच्चाई जाननी है ये निभाएंगे। उनका आकर्षण सच्चाई की तरफ। सुखी रहते हैं। दाम्पत्य जीवन में यूं तो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन केयरिंग होते हैं, निभाने वाले होते हैं। सम्मान बड़ा प्रिय है, अपमान नहीं कर सकते आप इनका। पलट के कहेंगे, क्या कहा, फिर से कहे ना एक बार। अच्छा, इन्हें नौकरी करना पसंद है। अच्छा, बॉस बनना पसंद है, या बॉस के अधीन काम कर रहे हैं तो तब भी बॉस बन के काम कर रहे हैं। निडर हैं, बहादुर हैं, और कहीं अन्याय हो रहा है तो अस्वीकृति में हाथ इनका उठा हुआ है, नहीं मैं सहमत नहीं हूं। इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, ये तो मेरे मित्र हैं, मैं इनके खिलाफ है, गलत है तो मैं इनके खिलाफ हूं, यह सब बोलेंगे। एक खूबी और होती है, जन्मजात डॉक्टर होते हैं। अच्छा, जड़ी बूटियों का शौक होता है, वैद्य होते हैं, रिसर्च करते हैं। रसायन शास्त्री हो तो नए नए विकल्प ढूंढते हैं, कैसे मैं इसको ठीक करूं। होम्योपैथी के हों तो देखते हैं कौन कौन सी कड़वी दवाई इन मीठी गोलियों में मिलाऊं कि ये बीमारी जड़ से दूर हो जाए। अगर किसी डॉक्टर का अश्विनी नक्षत्र हो, उससे ही इलाज कराना, जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट करने वाले होंगे। तो ये आपको आज मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र की कुछ खास बातें पता चल गई। और अश्विनी नक्षत्र वाले जितने लोग हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि गुरुजी ने जो बात बताई है वो मेरे भीतर या मेरे बच्चे में, पति में, रिश्तेदार में है, तो वो हमें कमेंट करके बताए भी कि गुरुजी आपने बिल्कुल ठीक बताया है। क्योंकि आज मैं उनको ज्योतिष और राशि का ज्ञान नहीं दे रहा, नक्षत्रों से राशि के बारे में बता रहा हूं कि बेशक तुम्हारी राशि मेष है और तुमने देखा यार ये चीजें तो लागू नहीं हो रही, तो तुम्हारा अश्विनी नक्षत्र नहीं है। तो दूसरा नक्षत्र भरणी, पहले नक्षत्र का स्वामी तो जो था केतु था। अब इस नक्षत्र में अश्विनी में मेष राशि सूर्य उच्च का होता है, लेकिन शनि नीच का होता है। अच्छा, शनि नीच के हैं, सूर्य उच्च के हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं, क्योंकि इसका स्वामी नक्षत्र का अधिपति केतु है, तो केतु मोक्षदायक है। आत्म खोज में, अनुसंधान में जितने योगी हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं, नहीं मेरे जन्म का सीक्रेट क्या है, मैं क्यों जन्म लेता हूं। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे गायनम, तो मैं क्यों शयन करता हूं मां के, मुझे आत्मबोध होना ही है, ये इनकी जिज्ञासा। और जन्मपत्री के अगर चौथे, आठवें और 12वें भाव में केतु हो तो ये आत्म अनुसंधान करने वाले होते ही होते हैं। ध्यान और मेडिटेशन में तो जाने ही वाले होते हैं, भक्ति कर रहे होंगे। प्रेमानंद जी के महाराज कहीं मिल जाएंगे,
कहीं सदगुरु के पास मिल जाएंगे, कहीं रविशंकर के पास। ऐसे लोग ही मिलेंगे जिनके चौथे, 8वें, 12वें में केतु होगा, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण है। चलो अब भरणी नक्षत्र की बात करते हैं, हाँ। जिसका स्वामी शुक्र है। हाँ। राशि तो मेष ही है। आप सोच रहे हैं मंगल प्रभाव है। हाँ, अरे भैया शुक्र सौंदर्य प्रियता आ गई, भरणी भी तो है। अब इसमें क्या होगा, पहले जो हमारे पास अश्विनी नक्षत्र था उसमें मंगल, शुक्र, बुध और चंद्रमा का प्रभाव था। 13.20 डिग्री के 4 डिवीजन अगर किए जाएं तो उसमें पहले डिवीजन का मालिक मंगल है, दूसरे का शुक्र है, तीसरे का बुध है और चौथे का चंद्रमा है। ये 4 ग्रहों के प्रभाव उसमें शामिल हैं। अभी मैं बताने के लिए कर रहा हूं, उनके फल नहीं बता रहा। भरणी नक्षत्र ले लेते हैं, राशि मेष। अब 13.20 डिग्री का यह भी नक्षत्र है और इसमें भी 4 ग्रह हैं जो अपना प्रभाव अलग से देंगे शुक्र के अलावा। एक सूर्य देगा, एक बुध देगा, बुध आदित्य योग भी बनाएगा। अब शुक्र भी है और मंगल भी है। शुक्र और मंगल सौंदर्य बोध देगा और खूब सामर्थ्य भी देने वाला है। अब इनके सुनिए वो चुभते हुए पॉइंट्स जो दूर से पहचान नहीं है भरणी नक्षत्र का है। सत्यवादी होंगे, स्थिर होंगे, रुकेंगे अपनी बात पर, दृढ़ निश्चयी होंगे, जीवन सुखी होगा, प्रेम को महत्व देंगे। नहीं, प्रेम होना चाहिए। हमारे भीतर एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इनका सूत्र क्या है, रिस्पेक्ट फर्स्ट, ट्रस्ट सेकंड, ऑनेस्टी थर्ड, केयरिंग फोर्थ। अच्छा, ये लव की परिभाषा इनकी ये है। इसमें से एक भी पिलर हट गया, प्रेम विदा हो गया। अगर मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो मैं तू तड़ाक से बात कर रहा हूं, फिर तो मैं कल आपकी बेइज्जती करूंगा। तो जिसको हम प्रेम करते हैं उसको हम तू तड़ाक से कैसे बोल सकते हैं, उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं। ठीक बात। राधा कृष्ण के प्रेम में यही तो बात है। वो एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से, राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा है, उनके लिए वो सब कुछ है। आकर्षक व्यक्तित्व है इनका भी, सम्मोहन। वो जो आपने कृतिका में वो जो ढूंढा था, अश्विनी में ढूंढा था आकर्षण, वो इसमें भी है, भरणी नक्षत्र में भी है। चुंबकीय सम्मोहन। अच्छा, मनोविनोदी, चुटकुले सुनाना, बात बात में एक चुटकुला मुझे भी याद आ गया, ऐसे करके बात करना है। और सफलता शीघ्र पाना चाहते हैं, ये इनमें खूबी होती है। अच्छा, जहां सौंदर्य है उसको एडमायर करते हैं। ये कहेंगे घड़ी बहुत अच्छी पहनी है, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, अरे ये रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको। इनकी पत्नी कहेगी क्या यार तुम हर किसी को बोलते, बोले नहीं, अगर उसमें अंदर सौंदर्य बहुत दिख रहा है तो मैं ना करूं तो गलत है। महात्मा गांधी ने एक बार टैगोर से ये कह दिया कि आओ घूमने चल रहे हैं, तो टैगोर बोले तू चल मैं आ रहा हूं। तो महात्मा गांधी बाहर थे, उनका यार बड़ी देर हो गई अभी तक नहीं आए। वो देखा तो वो कंघी कर रहे थे अपने बालों की। अच्छा, तो वो बोलते हैं यार तू बुढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए तेरे, ये कंघी इसलिए कर रहा है। बोले इसलिए कर रहा हूं कि मुझे देख के किसी के हृदय में कुरूपता का भाव पैदा ना हो। किसी के हृदय में कुरूपता का भाव नहीं होना चाहिए, सौंदर्य बोध। अच्छा, इनमें एक और भी खूबी है, इन्हें को यार थोड़ा सा आओ, थोड़ा सा मदिरा पान कर लें, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, चलो अगर कांटेक्ट मिलते हैं, बातचीत हो रही है, अगर ये वाला व्यक्ति को शराब ही बहुत प्रिय है तो उसका साथ दे देते हैं। पर ये अवगुण अगर बिगड़ गया तो फिर ये मदिरा पीने वाले भी बहुत बन सकते हैं। इन्हें इस पे अंकुश रखना होगा। अच्छा, अब भरणी नक्षत्र पे अगर पाप प्रभाव हो, सपोज आपके राहु केतु शनि मंगल सूर्य भरणी नक्षत्र में आ गए, फिर तो ये झूठ बोलने में कुशल हो जाते हैं। देखो ट्विस्ट हो गया कहानी, फिर तो दूसरों का माल मेरा है, इस तरफ दृष्टि ज्यादा चली जाती है। इफ यू आर हैविंग ए मैलिफिक इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट्स ऑन भरणी नक्षत्र, तो फिर ये कठोर हो जाते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वामी यमराज है। यम है हम,
दंड देने में कुशल हैं हम, नहीं है भावनात्मक संबंध, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये न्यायाधीश भी हो सकते हैं। भैया जो आया हम तो, अब आप देख रहे हैं भरणी नक्षत्र की यात्रा। हाँ। अच्छा, वाणी चुपती होती, अगर इन्हें लगा ये आदमी गलत बोल रहा है तो इनकी वाणी में चुभन आ जाती है और अपने कटु व्यवहार से दूसरे इनके शत्रु बन सकते हैं। क्योंकि ये कटुता कब लाते हैं? जब इन्हें लगता है कि ये गलत है, तो इन्हें लगता है मैं इसे नहीं टोकूंगा तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो प्यार से ना बोल के सीधी बात कर देते हैं, डिप्लोमेट नहीं होते हैं, सीधी बात कर देते हैं। एक गुण और है, आलस्य होता है। अच्छा करता हूं, हाँ करता हूं ना, अभी चलते हैं। अरे यार ड्रेस तो चेंज, अरे नहीं ये भी ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो भरणी नक्षत्र में अश्वनी के केतु थे और राशि मेषी है, भरणी आ गई। और तीसरा पॉइंट है कृतिका, इसके पास सिर्फ 3.20 डिग्री ही है, क्योंकि 13-20 हो गए 26-40 और 3-20 डिग्री और मिलेंगी कृतिका। सूर्य का एक ही चरण है इनके पास। कृतिका वालों के लिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया। आपको ये भी चेक करना होगा कि अंश उसका कितना है, तो आप समझ पाए प्रथम चरण है, अगर है तो जो गुरुजी बताने वाले हैं वो समझना है आपको। हाँ। वरना फिर अभी आप आगे बताएंगे द्वितीय तृतीय चरण। प्रथम चरण में कृतिका है तो मेष राशि है। हाँ। और दूसरे तीसरे चौथे चरण में है तो आपकी राशि वृषभ होने वाली है। लेकिन गुण तो वही रहेगा जो आप बताएंगे। हाँ, गुण तो रहेंगे, पर पहले थे 33% और 25%, अब 75% क्वालिटी में अंतर आ जाएगा। ये वही लोग हैं गुरुजी जिनको एक ज्योतिषी बता देता है तुम्हारी मेष राशि है। हाँ। फिर दूसरा ज्योतिषी बता देता है नहीं तुम्हारी वृष राशि है। अब वो पूरी जिंदगी भ्रमण करते रहते हैं कि मैं मेष वाला हूँ कि मैं वृष वाला हूँ। हमें सभी चीजों को समझना होता है, तब कहीं जाके हम निर्णय दे पाते हैं। अब कृतिका नक्षत्र, इसका स्वामी तो सूर्य है, राशि अभी भी मेष चल रही है। अब हमने केतु, शुक्र और सूर्य, देखिए 3 ग्रहों के प्रभाव मेष राशि में ले लिए। ठीक बात। किसी में केतु का प्रभाव आ रहा है, किसी में शुक्र का आ रहा है, किसी में सूर्य का आ रहा है। अब इसमें भी 4 ग्रह अलग से, हर नक्षत्र के अंदर 4 ग्रहों के प्रभाव आते हैं। वो मैं बता देता हूं, कभी उनकी गणना अलग से कर देंगे। गुरु शनि और फिर गुरु, यानी गुरु शनि का प्रभाव ज्यादा आ रहा है। गुरु ज्ञान के और शनि वैराग्य के। अब जितने भी वैरागी संत महंत महामंडलेश्वर कृतिका नक्षत्र का चरण तो नहीं है, क्योंकि गुरु शनि के ही प्रभाव आ रहे हैं। शनि तपस्या कराएंगे, शनि विधियां कराएंगे, शनि कहेंगे ये विधि है, शनि कहेंगे संयम रखो, शनि कहेंगे व्रत रखो, शनि कहेंगे नियम का पालन करो, और गुरु कहेगा ये ज्ञान, ये रहा ज्ञान, ये रही विधि। तो ये अक्सर वैरागी, ज्ञानी और ऐसे लोग होते हैं। अब कृतिका नक्षत्र में क्या है, स्वामी तो इसके सूर्य है, सूर्य जैसा तेज है इनके पास। अब क्या है, अधिक भोजन करने में, क्योंकि जब सूर्य ज्यादा है तो भोजन जल्दी पचता है। आग्नेय ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, उग्रता ज्यादा है, प्रचंडता ज्यादा है, भोजन प्रिय होते हैं, तेजस्वी होते हैं, इनकी आंखों में और चेहरे पे तेज होता है। ये तेज जो हमें ये लगाता है, ये मेरी रक्षा करेंगे दुख सुख में। जैसे राम जी को देख के बड़े तेजस्वी चेहरे हैं, हनुमान जी को देख के भाव आता है तेजस्वी चेहरा, सुंदर होते, सभा में जाएंगे तो छा जाएंगे, बोल के नहीं पराक्रम से। जनक जी की सभा में राम जी ने धनुष उठा लिया, छा गए, प्रवचन नहीं किया, कृत्य ऐसा कर देंगे कि छा गए। कृष्ण जी ने विश्व रूप दिखाया, छा गए। वो तो बोलते भी थे, रूप भी दिखा देते थे। हाँ। बुद्धिमान होते हैं, भीड़ में अलग से दिखाई देते हैं। कृतिका नक्षत्र वाले स्वाभिमानी होते हैं, इनकी चाल में जैसे राजा जा रहा है, जैसा मंत्री जा रहा है, जैसे कोई राजपुरुष जा रहा है। रीढ़ सीधी होती है इनकी। दान प्रिय होते हैं, मित्रता प्रिय होते हैं, अपने जैसे लोगों के साथ ही मित्रता। अगर चरित्र में वो हीन है तो उससे मित्रता नहीं करेंगे, ये कहेंगे बराबर की मित्रता होनी चाहिए। अनुशासन प्रिय हैं और स्वाभिमानी तो मैंने बताया है ही। थोड़ा तुनक मिजाज है, गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। कटुभाषी हो जाते हैं जब कोई गलत व्यंग कर दे, हाथ के हाथ हिसाब पूरा करते हैं। संस्कारी हैं, कुलीन हैं, इसलिए प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। स्वाध्याय प्रिय भी हैं, किसी बात को पढ़ेंगे तो थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे कि इसमें बारीकी क्या है, क्योंकि सूर्य है यहाँ पर।
सूर्य आत्मा का कारक है, इसलिए भीतर तक गहरे उतरेंगे। लेकिन अब अगर कृतिका नक्षत्र पीड़ित हो जाए, कृतिका नक्षत्र पे पाप प्रभाव आ जाए, कृतिका नक्षत्र में राहु शनि मंगल इत्यादि ग्रहों के प्रभाव आ जाए तो क्या होगा? तो ये झूठ बोलने वाली आदत भी इनमें आ सकती है। अधिक खाने वाले तो होते ही हैं, कटुभाषी बहुत हो जाते हैं, बहुत कड़वा बोलने लगते हैं, और फिर चरित्रहीन भी हो सकते हैं। अब रावण इतना तेजस्वी, चरित्र की सुगंध नहीं थी, पूरा वंश नष्ट हो गया। नहीं तो क्या कमी थी? भक्ति में राम से कम नहीं थे, 10 शीश काट दिए थे, लेकिन चरित्र की हीनता ने नष्ट कर दिया। इसलिए वेद का वचन है, चरित्रहीना पुनंति न वेदा। चरित्रहीन को वेद भी पवित्र नहीं करते। अब यहां इस कृतिका नक्षत्र में हमने ये समझा कि एक चरण तो मेष राशि में गया है, लेकिन 3 चरण जो हैं वृषभ में आ चुके हैं। अब हम ले रहे हैं रोहिणी नक्षत्र को, कृष्ण जी के नक्षत्र। अब हाँ, कृष्ण जी का यही नक्षत्र है, हाँ। और ये वृषभ राशि यहां पर सामने आ रही है। कृतिका में भी वृषभ राशि आई थी, लेकिन कृतिका के 3 चरण के बाद अब यहां पर 4 चरण जो हैं रोहिणी के हैं। 3 चरण थे कृतिका के, 4 और 3 7, तो आगे मृगशिरा के 2 चरण इन्हें और मिलेंगे, क्योंकि कुल 9 चरण एक राशि में होते हैं, या एक राशि में 9 नवांश होते हैं। ठीक बात। रोहिणी, मंगल शुक्र बुध और चंद्रमा, ये 4 ग्रहों के प्रभाव इनमें एक्स्ट्रा हैं। मंगल के तो स्वाभिमानी भी होंगे, क्रिकेटर भी होंगे, खेल में भी ये रुचि लेने वाले होंगे, बलिष्ठ होंगे, शरीर अच्छा होगा। शुक्र सौंदर्य प्रियता होगी, वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, और सुंदर व्यक्तियों से बात करने में, फ्लावर्स की, घर में बाग हो, बगीचा हो, हर चीज सौंदर्य में। सब्जी ले रहे नहीं है, ये करेला टेढ़ा ये नहीं लेना, सही होना चाहिए, दिखने में सुंदर हो, नयनाभिराम हो, प्रकृति के उपासक होंगे। इन्हें बसंत ऋतु बहुत पसंद होती है, क्योंकि अब देखिए पतझड़ में और बसंत ऋतु में तो बहुत अंतर है ना, तो सौंदर्य प्रियता ये हर चीज में ढूंढते हैं। बुध वाणी के प्यारे होते हैं, अभिव्यक्ति गजब की होती है, बात कहनी, ये वो 3 बातें और लाके फिर उसको पहली वाली को लाएंगे। काव्य प्रेमी होते हैं। अच्छा। कुमार विश्वास ले लीजिए, या हमारे तुलसीदास जी को ले लीजिए, वाघ भट्ट को ले लीजिए, कालिदास को ले लीजिए, तो ये अद्भुत काव्य प्रेमी रहे। चंद्रमा, और सहृदय होते हैं, इमोशनल होते हैं, रो के इमोशनल होके ये दिमाग को एक तरह रख देंगे और हृदय से काम कर देंगे। चल यार तू खुश रहे, ये गुण इनमें होते हैं। अब इनके व्यक्तित्व देखिए, सदाचारी होंगे, सत्यवादी होंगे, आचरण में सत्यता रखेंगे, आचरण पवित्र रखेंगे, सदाचारी और सत्यवादी। वाद विवाद कहीं होगा, देखिए सत्यवादी शब्द का मतलब समझें, एक होता वादी, एक होता प्रतिवादी। तो वाद विवाद की जब प्रतियोगिता होगी तो जो सच होगा ये उसका पक्ष लेंगे, ये है सत्यवादी। स्वयं भी सत्यवादन तो करेंगे ही। शास्त्रोक्त वचन बोलने वाले, इन्हें को भी ये वाली बात बोल दो तो ये बोलेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संविता युजस्वा, पहले शास्त्र का उद्बोधन रखेंगे फिर अपनी बात करेंगे। चरित्रहीना पुनंति न वेदा, चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकता, अब अपनी बात कहेंगे। काम क्रोध लोभ अहंकार की वृत्तियों का, कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, लोभी भी हैं, सब हैं, लेकिन इन वृत्तियों का होश पूर्वक नियंत्रण करने की क्षमता होती है इनके अंदर। ये बड़ी अद्भुत बात है, ये बड़ी कम होती है लोगों में। इन्हें पता होता है यार ये गलती हो गई तो कह देंगे सॉरी यार, ये मुझसे गलत हुआ। हिम्मत चाहिए इसके लिए भी। ये बल बहुत दुर्लभ है। धनवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, संतान होती, पुत्रवान भी होते हैं। ये बहुत, पुत्रवान का अर्थ ये नहीं कि अपना ही हो, कोई इनके ऑफिस में काम कर रहा है तो तू भी मेरा पुत्र जैसा है, उसको स्नेह उतना ही दे देंगे। धनवान, धनवान का अर्थ ये नहीं कि इनके पास बहुत करोड़ों रुपए होंगे। धनवान का अर्थ ये है कि जितने धनी करोड़पति लोग होंगे वो भी इनके मित्र होंगे, उनका बैंक बैलेंस भी इनका हो सकता है। ये मांगेंगे तो इन्हें मिल जाएगा। धनवान के बहुत अर्थ हैं, विद्या का धन भी धन है, सेहत का धन भी धन है, ठीक बात। वाहन होता है इनके पास। अब इसमें एक शास्त्र कहता है कि पशुधन होता है। अब आजकल हम पशु है कहाँ पालेंगे, लेकिन पशु का धन, गाय का धन जो है, अब जो दूध है, दूध प्रिय होंगे। अब जितने मिल्क प्रोडक्ट हैं वो इन्हें पसंद होंगे, देसी घी पसंद होगा, मक्खन पसंद होगा। तेजस्वी होंगे,
यशस्वी होंगे, बातें अच्छी करेंगे, इनकी यश कीर्ति फैलेगी, चेहरे पे इनके मुस्कान होगी। शब्दों में गागर में सागर भरते हैं, थोड़े शब्द में बहुत सी व्याख्या करने की ताकत। आकर्षक व्यक्तित्व होता है, शास्त्रज्ञ होते, सार गर्भित बात कहने की कला होती है। वस्त्र और आभूषण प्रिय भी होते हैं। अब कमी क्या होती है? अब इस रोहिणी नक्षत्र में पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो चरित्रहीन हो सकते हैं, तो लंपट भी हो सकते हैं। पता चला ऑफिस में अब इनके संबंध अनैतिक भी बन सकते हैं। खुद नहीं करते पहल, कोई इन्हें फंसाए तो फंस जाते, और इनको पता होता है मैं फंस रहा हूं, फंसने देते हैं जब पाप प्रभाव। हालांकि भीतर पता होता है ये गलत हो रहा है, और अगर कोई पकड़ ले, कहे ये किया, कह देंगे हाँ ये हुआ, मुझसे गलती हुई। इतनी स्पष्टवादिता बहुत कम लोगों में मिलती है। लेकिन किसी का शील हरण नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते, किसी के खिलाफ ऐसी निंदा चुगली नहीं करते कि उस बेचारे का काम ही खराब हो जाए। मृगशिरा चौथा नक्षत्र। लेकिन उसके साथ मैं ये कह दूं कि आप हमें प्लीज कमेंट करके बताते जाइए। अब तक 4 नक्षत्र हो चुके हैं और उनमें से बहुत सी बातें उन नक्षत्र वालों ने अपने भीतर पाई होंगी। तो अगर ऐसा है तो वो अंदर ही अंदर दबा के रखना नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में आकर के बताना है कि गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं, हमने तो ऐसा पाया है, हमारे साथ भी है, या आपका कोई मित्र है, आपका परिवार जन है, तो वो हमें आप कमेंट करके बताइए जरूर। ये बड़ी शानदार चीज है गुरुजी, उससे आप ना जानते हुए भी कि सामने वाला किस राशि से जुड़ा हुआ है, खाली उसका व्यक्तित्व आप देखिए और समझ जाइए, आपको बहुत मदद मिलती है नक्षत्रों के प्रभाव से। हाँ। अब देखिए ना मृगशिरा, अब हमें ये पता है कि कृत्तिका के बाद हमारे पास रोहिणी है, और मृगशिरा के 2 चरण मेरे पास वृषभ राशि में अभी भी हैं, लेकिन मिथुन में भी है ये 2 चरण इसके। तो अब मृगशिरा की हम बात कर लेते हैं, तो हमें लगता है इसका स्वामी तो मंगल है। अब मंगल का मतलब क्या है कि ये व्यक्ति जिम जाने में और अपनी सेहत के लिए एक्सपर्ट होगा, सेहत के लिए जागरूक होगा, ध्यान भी करेगा, रामदेव जी के योगासन भी करने में इसका इंटरेस्ट आ सकता है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर भी 4 ग्रहों के अलग से प्रभाव हैं। सूर्य बुध, बुध आदित्य योग जैसा प्रभाव है। शुक्र मंगल, आकर्षण, सौंदर्य प्रियता, अच्छे कपड़े पहनना और जीवन में सुखी समृद्ध रहना, ये इनके जीवन के अंग इन्हें मिलेंगे। यद्यपि संघर्ष भी होगा, स्ट्रगल भी होगा, लेकिन ये भी मिलेगा। बिना स्ट्रगल के ये नहीं मिलती चीजें। किसी को सुख चाहिए, दुख उठाना पड़ेगा। किसी को बहुत ऊंचाइयों पे जाना, बहुत निचाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। नहीं किया तो ऊंचाइयां नहीं मिलती। अब कई हमारे राजा के पुत्र हैं, निचाइयां देखी ही नहीं, ऊंचाइयों के सपने देख रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो नीचे नीचे गिरते जा रहे हैं। नीचे इशारा मैं समझ रही हूँ आपका। और जो नीचे से चले हैं वो कहाँ पहुंचे। तो ये बात हर जगह लागू होती है। हाँ, व्यूअर भी समझ गया कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। हर किसी पे लागू है, समझदार को इशारा काफी। मेरे पे भी लागू है, मतलब ये हर एक पे लागू है। हाँ। अब मृगशिरा नक्षत्र का देखिए क्या होगा, इनकी पहचान क्या होगी। क्रिकेट खेल रहे हैं, फास्ट बॉलिंग करी, इन्हें प्लम्प LBW मार दिया, अंपायर ने कहा नॉट आउट, एकदम गुस्सा आ जाएगा, फौरन दिखाओ मुझे, एकदम आक्रामक योद्धा। मैं व्यूअर को ये बता दूं कि आप बार बार जो क्रिकेट का उदाहरण दे रहे हैं उसके पीछे वजह ये है कि गुरुजी एक समय में बड़े अच्छे क्रिकेटर थे, इसीलिए उनके जो उदाहरण है उसमें क्रिकेट का जिक्र आपको बार बार मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा। आक्रामक मैं ये तो नहीं कह सकता तलवार निकाल लो, आजकल तो बंदूक निकाल लेंगे। हाँ। तो जिनको अचानक आक्रामक और कुशल योद्धा, अगर कोई वार कर रहा है तो उसको डिफेंस पहले अपना करेंगे और दिखाएंगे हाथ, मारेंगे लात, जैसे जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर। ऐसे बहुत से लोग हैं। टाइगर मेरा मतलब वही नहीं, जैसे ब्रूसली हैं या जितने और फाइटर हैं, तो वो एक्सपर्ट हैं कुंफू में, कराटे में या मल्ल युद्ध में भी। डिफेंस उनका बहुत सॉलिड होता है, आक्रमण से पहले डिफेंस सॉलिड है। उन्हें मालूम है ये अटैक करेगा तो मेरे किस अंग पे करेगा, उससे पहले मैं अटैक कर दूं। तो ये आक्रामक किस हद तक के। अब इस मृगशिरा नक्षत्र में भी वृषभ राशि है, 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च है। अब चंद्रमा उच्च का अर्थ ये हो गया धन, मान, सम्मान, समृद्धि। चंद्रमा माता, स्त्रियों का प्रेम, स्त्रियां इनकी परम मित्र, बहुत मित्र मिलेंगी और ये उनके दुख सुख में साथी बनेंगे। अच्छा। आक्रामक है,
खिलाड़ी आक्रामक है। अब ये तो वैभव सूर्यवंशी की तरह निकल के 6 मारेंगे, युवराज की तरह 6 मारेंगे, द्रविड़ की तरह पीछे नहीं खेलेंगे कि ये ग्लांस कर दिया, ये स्लिप पे निकाल दिया ना, ऐसे नहीं खेलेंगे, निकल के ठोकेंगे। अच्छा बाउंसर मारा है सचिन तेंदुलकर, नाक पे तूने मेरे मारा है तो ले फेंक अगली गेंद, तो शोएब ने गेंद फेंकी, 4 कदम निकल के 6। आक्रामक बल्लेबाज। तो मृगशिरा नक्षत्र के ये गुण है। सहन शक्ति कम होती है, ये कहते हैं फिजूल टाइम वेस्ट नहीं कर सकता है। थोड़े शर्मीले स्वभाव के दिखते हैं, आपको गलतफहमी हो जाती है तो शर्मीला है यार, होते नहीं है, डरपोक सा दिख रहा है ना, वो निकल के 3 कदम निकल के 6 मारेगा अगली गेंद। अक्सर ये आक्रामक व्यक्तियों के चेहरे पड़े, सचिन तेंदुलकर मुलायम सा, हाँ। चॉकलेटी चेहरे, वैभव सूर्यवंशी मुलायम से, पर आक्रमण कैसे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ। चेहरे पे शर्मीलापन, सौम्यता, पर आक्रमण में उग्रता। मृगशिरा ये पहचान बता रहा हूं, चंचल हैं, शरारत भरे भी हैं, छोटी छोटी शरारतें भी कर देते हैं। कोई अचानक लड़की हाय बाय तो शर्मा जाएंगे, शर्मीला स्वभाव भी है, और यूं चपल भी है, और कोई नहीं देखेगा तो इशारा कर देंगे, हाँ तेरा मैंने इशारा भी कर दिया। अच्छा। खेल कूद में व्यस्त, उसमें बड़े लोकप्रिय, शांति प्रिय हैं, परंतु क्रोध आ जाए तो उग्र भी हैं, तो फिर युवराज जैसे 6 छक्के मारेंगे एक गेंद, 6 एक ओवर के अंदर। शास्त्र नीति के मानने वाले, चाणक्य नीति पढ़ेंगे, विदुर नीति पढ़ेंगे, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी करेंगे और विद्वान बनते हैं। इनकी भाषा बड़ी प्यारी होती है। अगर कोई मृगशिरा व्यक्ति प्रवचन कर रहा होगा तो शास्त्रोक्त इनकी भाषा के शब्द भी संस्कृत के शब्द मिला के बोलते हैं, आम आदमी की तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर ये पूछेंगे ना, अब हम तो पूछेंगे जी आप कहाँ रहते हो, ये कहेंगे ये किस ग्राम को विभूषित करते हैं यार। शब्दों में एक ट्विस्ट अलग, आपको लगेगा यार क्या बात है। हाँ। ये खूबी भी है इनकी। और खेल कूद में तो व्यस्त हैं, जूडो, कराटे और ये मल्ल युद्ध, इनमें अच्छा अगर मल्ल युद्ध ना कर सके तो फिर वाणी से युद्ध करते हैं, शब्द भेदी बाण मार देते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, अब मैं अगर तीर मारूंगा तो घाव होगा, वो महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, ये शब्द का घाव मारेंगे। द्रौपदी ने कहा था अंधे की औलाद अंधी होती है, अब ये घाव खतरनाक, ये ऐसे ही घाव कर देंगे। अगर इन्हें क्रोध आ गया फिर नहीं देखेंगे सामने पिताजी खड़े हैं, माताजी खड़ी हैं, बहन खड़ी है, भाई खड़ा है, होगा तू। जब क्रोध आया तो फिर उग्र हैं, देखने में सुंदर है, आकर्षक हैं, व्यक्तित्व प्रभावशाली है, आपका मन करेगा यार इसे दोस्त बनाना चाहिए। तो ये मृगशिरा नक्षत्र। अब हम 6ठे नक्षत्र पे आ रहे हैं, आर्द्रा। अब हम मिथुन राशि पे आ चुके हैं, क्योंकि मृगशिरा के जो हमने कैरेक्टरिस्टिक थी वो हमने पूरी करी। अब हम आर्द्रा पे हैं, ये 6ठा नक्षत्र है, और मिथुन राशि का ये कीमती है नक्षत्र। 4 चरण है इसमें, और इसके अंदर गुरु शनि, शनि गुरु। देखो जहां गुरु शनि, शनि गुरु लगातार आ जाएं, वो पूजा करने वाला होगा, एक पैर पे खड़े होकर घंटी बजा रहे हैं, मंदिर में घंटे बजा रहे हैं, जो नियम ले लिया कर रहे हैं। अब हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, जो हमने विधा ले ली, अगर हमने कुछ भी नियम ले लिया, मंगलवार को जा तो कर रहे हैं भाई साहब, सत्यनारायण की कथा करनी है तो करनी है, नियम भंग नहीं होना चाहिए। ये प्रभाव लिए हुए ये आर्द्रा नक्षत्र है, लेकिन क्या ये पूरे प्रभाव लेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे, ये समझने का विषय होगा। ये स्वयं को सही मानते हैं, मैं सही हूं, कहीं से बात ना 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 मैं ठीक कह रहा हूं। आर्द्रा क्योंकि इसका स्वामी राहु है, एआई से की कनेक्टिविटी है। हाँ। विजर्ड हैं, बड़े जबरदस्त जादूगर हैं, शतरंज खेलेंगे हरा देंगे। ये 1 से 100 तक की गिनती नहीं गिनते, 100 से 1 पे आते हैं, A to Z नहीं जाते, Z से पे आते हैं, उल्टा गिन देंगे। आपने क्या सोचा ना, वो पहले ही सी जन्म पत्री तैयार है, कुंडली इनके मन में, यही सोचेगा, इससे ज्यादा नहीं सोचेगा। आक्रमण, प्रहार क्षमता भीषण, शब्दों से भी, बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी, वार्ता में भी। अब जितने पैनल पे लोग बैठते हैं, वार्ता करते हैं, तो एकदम गुस्से में खड़े हो के इशारे करते हैं। हाँ। आर्द्रा नक्षत्र, और अक्सर लीक से हटके, जैसे मैं सनातनी हूं तो मैं सनातनी नहीं होऊंगा भैया, मैं लेफ्टिस्ट हो जाऊंगा।
मैं वामपंथी हो जाऊंगा, मैं माओवादी हो जाऊंगा। मैं दूसरे ढंग से सोचूंगा ना, मैं तेरे ढंग से क्यों सोचूं? मेरा ढंग दूसरा है, मेरा स्वामी राहु है, मैं नहीं चलता जैसे तू चलता। ज्ञानी में हूँ, बुद्धिमान में हूँ, कम नहीं हूँ तेरे से, पर मैं भाई अपने तरीके से। अब भाई माओवादी बनने के लिए तो फिर उतना पढ़ना भी पड़ेगा माओ ना? का मतलब दूसरी विचारधारा के हिसाब से मैं आऊंगा। शतरंज खेलेंगे आप, एक से बाद दूसरा खिलाएंगे, ये वाला वो उठा के यहाँ ले आएगा, ये ले अब बोल, तो ये इतने क्विक और इतने फास्ट। इनके देवता रुद्र हैं, संहारक हैं गलत चीज के, गलत चीज के, जो चीज गलत है उसका संहारक है। रुद्र है, रुला देते हैं, रुद्र रुदन, रुला दें, दूसरे को बर्दाश्त ना कर सकें। अनुशासनहीनता अगर हो तो क्रोधी हो जाते हैं। अच्छा, दूसरों की चिंता करेंगे, अपने घर की किसी से लड़ाई हुई तो आपकी नहीं उसकी चिंता हो रही है, वो क्या करेगा कल, वो क्या हमारे खिलाफ षड्यंत्र रख सकता है, ये उसकी तरीके से पहले सोचेंगे। लड़ाई होगी तो मैं किस ढंग से सोच रहा हूं, नहीं वो किस ढंग से सोच रहा है। तभी तो इस राहु ने, इसे पता चल गया था कि सारा अमृत तो भाई देवताओं को बट जाएगा, इन बेवकूफों के पल्ले कुछ नहीं आने वाला, उधर जाके बैठो। तो भैया ना उधर बैठूंगा तो भी गड़बड़ी है, रूप बदलो पहले तो। बैठूंगा बाद में, पहले रूप बदल लो। पहले से ही पूर्वाभास। ये आजकल जो एआई है ना, ये सब यही है, आर्द्रा नक्षत्री है। अब यदि आर्द्रा नक्षत्र पे मंगल का प्रभाव हो, अब आपकी जन्म कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में मंगल हो तो क्या होगा? तो लोभी हो जाएंगे, अब छल कपट आ जाएगा, अब राहु छलिया हो जाएगा, अब वो येन केन प्रकारेण, ये मेरी चीज है, मुझे चाहिए। दोस्त ने मिलाया, मीट माई गर्लफ्रेंड, यार बहुत बढ़िया है, तो इस पागल के पास है, उससे हेलो, वो दोस्त की गर्लफ्रेंड से अपनी दोस्ती करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो कुछ हटके चलेगा। अगर वो श्रेष्ठ है तो, वैसे नहीं, ये चीजें हैं। और शुभ प्रभाव हो तो फिर क्रोधी तो है ही है, आक्रामक भी हैं। हाँ, मिथ्या भाषण, चरित्रहीनता, ये चीजें इन्हें तंग करती हैं। अगर कोई गलत भी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो इन्हें पसंद नहीं है। कोई चीटिंग कर रहा है, इन्हें पसंद नहीं है, इसलिए आक्रामक भी हो जाते हैं, क्रोधी भी हो जाते हैं। और इन्हें लगता है यार ये बंदा ठीक नहीं है, रास्ता बदल देंगे, उससे मत्थे नहीं लगना, ये गलत है, इसके मत्थे ही नहीं लगना, हम उस राह पर ही नहीं जाएंगे। ये नहीं कि उसे ठीक करेंगे, समझाएंगे। पत्नी मिल गई, नई विचार मिल रहा है, इन्हें लगा ये कहीं और दोस्तों से बात कर रही है, हालांकि बेचारी बात कर रही है। अब ये नहीं उसे सुलझाएंगे, ये कहेंगे नहीं रास्ता ही बदल दिया, तू जा भाई अपने। ये इतने निष्ठुर भी हो जाते हैं। क्रय विक्रय में निपुण, इन्हें मार्केटिंग का हेड बनाना चाहिए, नुकसान नहीं होने देंगे, एक्सपर्ट होंगे, शेयर मार्केट का काम करना चाहिए, बहुत एक्सपर्ट होंगे, एआई में एक्सपर्ट होंगे, पूर्वाभास करने में एक्सपर्ट होंगे। अब मैं कहना नहीं चाहता, और बहुत सारी चीज़ें, सट्टे मटके भी चलते हैं, उधर उधर भैया मत जाओ, तरीके से रहो। काम वासना बड़ी प्रबल होती है, जो चाहिए तो वो मुझे चाहिए। अरे भैया पुनर्वसु नक्षत्र पे आ गए हम। 7वें नक्षत्र पे हम आ गए। पर एक चीज जो मुझे इतनी बातचीत में समझ आई गुरुजी, कि नक्षत्र तो सारे अच्छे हैं, हाँ। और उनसे जुड़ी हुई जितनी विशेषताएं हैं वो सब अच्छी ही हैं, लेकिन अगर उन नक्षत्रों में कोई दुष्ट ग्रह आके बैठ गया पाप है, ग्रहों का प्रभाव हो, हाँ। तो वो फिर दूसरे प्रभावों को अपने अंदर ले लेते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि आपसे जब आप कुंडली देखें तो आप ये जरूर चेक करें, जो पेन ड्राइव वाली बात आपने कही थी, कि ठीक है मंगल इस राशि में तो बैठा हुआ है, पर उस राशि में वो किस नक्षत्र में है, जब आप ये जानेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि उसका आपको शुभ प्रभाव मिल रहा है या उसके जो गुण हैं वो अशुभ प्रभाव वाले ज्यादा हैं। तो सिर्फ आपको राशि नहीं देखनी है, नक्षत्र देखना है। बहुत अच्छी बात की। अब जैसे सूर्य है, अब पापी नक्षत्र मतलब केतु के नक्षत्र में उच्च के हो रहे हैं भाई साहब, क्योंकि वो अश्विनी नक्षत्र में है, वो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य अपने अश्विनी नक्षत्र जो है वहां जाके एक विशेष गुण ले रहे हैं, लेकिन उच्च का प्रभाव कहां दे रहे हैं पता है आपको? कृतिका नक्षत्र में, वो उनका अपना नक्षत्र है। अपने नक्षत्र में श्रेष्ठता
मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। केतु का बल ले लिया मोक्षदायी का, पर भाई साहब विला अपने गए, वो जो उनका कृतिका नक्षत्र है। हाँ। तो इतने प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं। ये सारी चीजें बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है। राशियों से तो हमने समझा, हमने सोचा क्यों ना नक्षत्रों से समझाएं। ये सब छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, आप इन्हें देखेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि अक्सर, और आप बोल देंगे मृगशिरा नक्षत्र तुम्हारा, वो कहेगा इसे कुछ सिद्धि है। हाँ। अरे तुम्हें कैसे पता चला? ठीक बात। रोहिणी नक्षत्र, ओहो, तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पता लगा लेते हैं। अब हम पुनर्वसु पे आ चुके हैं। अब कर्क राशि आ गई हमारी। ठीक है। और ये जो कर्क राशि है, यहां पर क्या होने जा रहा है, मिथुन राशि के तो 3 चरण है और कर्क राशि का 1 चरण है। यहां पर भी वो 4 ग्रहों के प्रभाव हैं। एक तो मंगल शुक्र का प्रभाव है और एक बुध चंद्रमा का प्रभाव है। मंगल शुक्र से हम समझ गए सौंदर्य प्रियता, आत्मसम्मान। चंद्रमा से मन के तल के ऊपर भावनात्मक संबंध। मंगल से पौरुषता और निर्णय लेने की क्षमता। बुध से वाक पटुता और चंद्रमा से इमोशनली भाव। ये इसमें हमें पता चल गया। यानी मंगल शुक्र बुध और चंद्रमा का प्रभाव इन 4 ग्रहों का इसमें पुनर्वसु में देखा जाता है। अब देखिए क्या शब्द है, वसु, वसना, पुनर्वसु दोबारा वसना, बार बार वसना। पुनर्वसु नक्षत्रों में गाड़ी खरीद लो, फिर एक गाड़ी और आएगी, रिपीट होती है वो चीज। अच्छा, फिर से रिपीट करें। एक गर्लफ्रेंड बनाई, अब एक और बन गई, पुनर्वसु। नहीं तो गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना नहीं, है। ये नहीं करना। संपर्क ऐसे बनते हैं कि वो चीज पुनः पुनः बार बार घटती है। शेयर बाजार में रुपया लगाया, फायदा हो गया, पुनः फिर फायदा। नुकसान भी हो सकता है, पुनः अच्छा बुरा दोनों हो सकते हैं, पुनः पुनः। अब इस नक्षत्र का स्वामी जो है पुनर्वसु का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। हमने सब देखा, हमने अश्वनी का केतु देखा, भरणी का शुक्र देखा, हमने भरणी के बाद हमने देखा कि कृतिका उसका स्वामी सूर्य देखा, रोहिणी का चंद्रमा देखा, मृगशिरा का मंगल देखा, आर्द्रा का राहु देखा। अब गुरु, पुनर्वसु का स्वामी गुरु। अब इसमें क्या खास बात होगी, ये गुरु है, अब ये ज्ञान है, नियम है, लॉ मिनिस्टर है, नियम से चलेंगे, जो हमारे माता पिता ने संस्कार दिए उसका पालन करेंगे और वैसा करेंगे भी, पढ़ेंगे भी, आचरण में भी लाएंगे। अच्छे व्यक्ति आचरण से बच्चों को समझाते हैं। मैं बच्चों को बस सिगरेट भी नहीं दूना है और मैं खुद सिगरेट पी रहा हूं, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे देखते हैं मेरे माता पिता कैसे रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, अदब से रहते हैं, वो ही सीख जाएंगे। अगर आपने अपने बच्चों को समझाना है, ऑफिस में अपने कर्मचारियों पर प्रभाव डालना है, आप अपना आचरण श्रेष्ठ रखें, आपके कर्मचारी श्रेष्ठ हो जाएंगे। ये है पुनर्वसु का कमाल। चरित्रवान होंगे। चरित्र का अर्थ यह है कि जो कहा वो अपने जीवन में करके दिखाएंगे। चरित्र इनका श्रेष्ठ होगा। इंद्रिय निग्रह भी होगा। मन कह रहा मैं ये कर लूं, ऐसा कर लूं, नहीं ये गलत है, ये नहीं करना, तो ये संयम भी रखेंगे। मन रूपी घोड़े पर बुद्धि रूपी लगाम भी लगाएंगे। नहीं ये गलत है, एक घोड़े तू का भागा जा रहा है, मैं सारथी ऊपर बैठा हूं, मेरे से तो पूछ, तू अपने आप भागा जा रहा है, गलत जगह चला गया तो बुद्धि की लगाम भी होनी चाहिए। व्यापार में एक्सपर्ट है। एक इनके लिए मैं बोलता हूं, रेत में भी तेल निकालने में माहिर होते हैं, यानी कुशल हैं। अब गुजरात के व्यापारी तो जाने माने हैं और सिंधी तो और भी गजब हैं, पत्थर को सोना बना दें। देखिए ना, और जितने भी हमारे ये गुण हैं कि हम अपना नुकसान नहीं करेंगे, उसका हम ध्यान रखेंगे। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक हमारी एसेट होती है, एक हमारे प्रॉफिट होते हैं। ये एसेट को एक बार मेरा ये रुपया लगा, मुझे अपना काम करना था, मैंने 1 करोड़ की दुकान थी, मैंने 90 लाख लेके ये मेरा पूंजी लग गई एक बार। अब जो मेरी इसके ऊपर इनकम होगी उससे मैं काम करूंगा, इसको ये बचा के रखेंगे, ये नहीं कि इसे बेच देंगे, क्योंकि इसके ऊपर आधारित होगी मेरी अगली कार्रवाई। तो ये उसमें निपुण होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, दानवीर भी होते हैं, दान भी करते हैं, भागवत कथाएं भी करवाते हैं, या कहीं कथा होती है तो वहां जाते भी हैं।
इन्हें एक आदत है, सोना संग्रह करने की आदत होती है। यार वो थोड़ा गोल्ड का ये बना देना जरा यार, गले में माला, ज्यादा माला पड़ी हुई है, देखो पता करो पुनर्वसु नक्षत्र तो नहीं है उस म्यूजिक डायरेक्टर का। हाँ, एक हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हो गए बप्पी लहरी। तो कहीं पुनर्वसु नक्षत्र तो नहीं है। सोना ग्रहण करने की, धारण करने की, संग्रह करने की इच्छा होती है और पुनः पुनः धन प्राप्त करते हैं। पुनर्वसु हर चीज पुनः पुनः होती है इनकी, ये मैं बार बार बोलता हूं। संपत्ति अचल होती है, बना लेते हैं। क्रय विक्रय अगर करेंगे, कोई चीज खरीदेंगे बेचेंगे अपनी शर्तों पे। अब कहीं आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहे हैं, वो कह नहीं नहीं यही होगा ना, ये नहीं होगा, समझ लें पुनर्वसु है। ये हमारे साथ समझौता ही नहीं कर रहा, हमारे लिए सोच ही नहीं रहे भाई साहब। बातें तो कर रहे हैं पर ध्यान अपना रख रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र। अच्छा, इन्हें पेय पदार्थ, शरबत, कॉफी, अच्छा शिकंजी, ये बड़े शौकीन होते हैं। पेय पदार्थ पीने के शौकीन, दुग्ध की चीजें, दुग्धाहार इन्हें बहुत पसंद है। लस्सी, छाछ। अरे क्या बात है, लस्सी, छाछ, ये चीजें तो पसंद है। चाल तेज होती है और दुख सुख में दूसरों के काम भी आते हैं। यश कीर्ति की प्रतिष्ठा इनकी बहुत होती है। इनकी एक असली पहचान क्या है? शास्त्र पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं। कहीं जा रहे हैं तो पता चला किताब हाथ में, या रात हो गई तो पुस्तक पढ़ के सो रहे हैं, या अध्ययन मनन करके उसमें कुछ निकाल के लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो ये पुनर्वसु की अलग पहचान है। ये बिकेंगे नहीं, ये स्थिर रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, वचन दिया तो निभाएंगे, झूठी अदालत में जाके गवाही नहीं देंगे, यारों के यार होंगे, दुख हो या सुख हो। हाँ। ये इनकी खूबी होती है। और अब पुनर्वसु नक्षत्र वालों को हमें कमेंट भी करना है, ये खूबी भी वो अपनी दिखाएं हमें जी। अब हम आगे 8वें नक्षत्र पे, पुष्य पे आ गए। स्वामी इसके शनिदेव हैं। अब पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि, यहां गुरु उच्च के होते हैं। इस राशि में गुरु उच्च के होते हैं पर मंगल नीच के हो जाते हैं। गुरु उच्च के, मंगल नीच के। लेकिन मंगल इस राशि में नीच के होकर भी राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनका मित्र है ना। और चंद्र मंगल साथ हो तो नीच भंग हो गया। नरेंद्र भाई की जन्म पत्री के लग्न में मंगल की राशि वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हैं, तो ये एक राजयोग बना हुआ है। ये नीच के होकर भी उच्च का फल देते हैं। यानी श्रम करके, मेहनत करके, पैर दबाते हुए, बड़ों के आशीर्वाद लेते हुए, जगह जगह घूमते हुए, घाट घाट का पानी पीते हुए हम जाएंगे ऊंचाइयों पर। अब तुम हमें नीचे कहीं भी पटकनी नहीं दे सकते, क्योंकि हम एक एक जगह की खाक खा के आए हैं। हमें क्या पराजित करोगे, हम अपराजित हैं। ये बनता है चंद्र मंगल का योग। उदाहरण मैंने आपको दे दिया। हाँ। इसमें भी 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध और शुक्र और मंगल। सूर्य, बुध, शुक्र। सूर्य बुध से बुध आदित्य योग, सूर्य से आत्मवान, बुध से बातचीत करने में प्रिय, और शुक्र से सौंदर्य प्रियता, अच्छे वस्त्र पहनने का बोध, शालीनता, अच्छे लोगों को प्रशंसा भी करना, और मंगल से दुख सुख में काम आना। और अगर किसी दोस्त ने धोखा दे दिया फिर उसकी तरफ देखते भी नहीं, रूठे को मनाते नहीं। अगर इन्हें पता चल जाए कि ये चरित्रहीन है। चरित्रकार तो बड़ा व्यापक होता है। वायदा किया, मुकर गया, इसको साथ देना था, नहीं दिया, बहुत से अर्थ है इसके। ऐसे लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं अपने कर्मों से, सुंदर होते हैं और आकर्षक होते हैं। पुष्य नक्षत्र इनकी विशेषता है। धनवान है, दयालु स्वभाव होता है, स्वभाव के दयामय होते हैं, किसी का दुख सुख देख के दयामय हो जाते हैं। सत्यवादी हैं, सत्य सुनना भी पसंद है, सत्य कहना भी पसंद है। धर्म प्रिय हैं, शुभ कामों में अग्रणी आगे मिलेंगे, क्योंकि इस नक्षत्र के देव देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति देवताओं के अग्रणी हैं। मंत्रज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, कर्मकांडी हैं, ज्ञानवान हैं, नीतिज्ञ हैं, निष्ठावान हैं, चाणक्य हैं, विदुर हैं, भीष्म हैं। इनकी नीतियां बड़ी प्रसिद्ध होती हैं। काम वासना अधिक होती है,
लेकिन पत्नी के प्रति शांत। अवैध संबंधों से दूर, बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत सी कलाओं के जानकार होते हैं, बहुत मार्गों के जानकार होते हैं, यही नहीं पढ़ाई में ही है, योग में भी, प्राणायाम में भी, खाने पीने की चीजों में भी, पकवान में भी। भीम वो खान पकवान के अंदर वो रसोईया बन गए थे। हाँ, ये कलाएं भी हैं। हाँ, कला रसिक है, दूसरों के गुणों की प्रशंसा भी करते हैं, हास परिहास प्रिय भी हैं, लेकिन सीमा में। अनैतिक हास परिहास नहीं। माता पिता के भक्त हैं, विनम्र हैं, सुनकर ही श्रुत ज्ञानी होते हैं। सुना इन्हें याद हो गया, श्रुत ज्ञान। हमारे वेदों को श्रुतियां कहा जाता है। आई हर्ड, मैंने सुना था और मुझे याद है। ये नहीं उस गुरु से सुना था, उस गुरु की बात किसी और से सुनी थी और मुझे याद है। अपने वंश का नाम रोशन करते हैं, लोग से इनके वंश का पता चलता है ना। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वंश की प्रतिष्ठा, कुल के दीपक होते हैं, कुशल प्रवक्ता होते हैं। अक्सर ये कुल दीपक योग एक है। अगर 12वें भाव का स्वामी कुंडली में छठी अष्टम भाव में आ जाए तो विमल कीर्ति योग होता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का मुखिया होता है, अपने परिवार में इसका नाम होता है, मोहल्ले में सितारे की तरह चमकता है, नगर में सूर्य की तरह चमकता है, क्या बात है। और देश में ध्रुव तारे की तरह चमकता है। इतनी प्रसिद्धि होती है इसकी। स्वस्थ शरीर होता है, समय पर हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, समय आने पर। यूं मौन पसंद है, व्यर्थ शब्दों को व्यर्थ नहीं करते। मौन में बहुत शक्ति है। मौन से जुटाते हैं अभिव्यक्ति की ताकत, जिनकी विशेषता है। परिवार के पोषक होते हैं। गलत है बेटा, चल कोई बात, मैं कुलपति पिता होकर तेरा पोषण करूंगा, पर तू गलत मार्ग पे मत जा। अब इसी नक्षत्र में अगर गलत नक्षत्र आ जाएं तो ये चीजें खराब भी हो जाती हैं, कष्टदायी भी हो जाती हैं। जैसे हमने शुरू में चर्चा हर की थी। नक्षत्र में एक बात मैं कह देता हूं, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो वो नक्षत्र के अंदर हमें बगिया में फूल ज्यादा दिखाई देते हैं, यद्यपि कांटे भी होते हैं, यद्यपि जड़ें भी हैं, पर दृष्टि फूलों पर होती है। और अगर पाप प्रभाव हो तो कांटे ज्यादा मिलते हैं, तो फिर ऋतु हमें पतझड़ ज्यादा मिलती है, हमें वो चीजें मिलती हैं। चलिए, नवा नक्षत्र आश्लेषा और ये गंडमूल का नक्षत्र है। जैसा मैंने कहा था, अश्वनी पहला और नवा आश्लेषा, ये दोनों गंडमूल के नक्षत्र हैं, प्रथम और अंतिम। ये रेलगाड़ी का वो डिब्बा है जिसके इंजन जो पहला है वहां भी गंडमूल है, और वो जो लास्ट डिब्बा है जिसमें वो रेलगाड़ी के दो वो लगे हुए हैं वो भी गंडमूल है। अब यहां जो बैठेगा तो जो पिछला डिब्बा जब मिलेगा तो ठक ठक होती, बेचारा ठुकता ही रहेगा ना ये, और जो अगले वाला टक्कर होगी तो सीधा हाँ। इसलिए ये दोनों नक्षत्र जो है इसमें हमें सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। यद्यपि इन्हीं नक्षत्रों में व्यक्ति काम भी करते हैं, अद्भुत विश्व विजयी काम भी इन्होंने बहुत किए हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं गुरुजी, आपने पहले भी मेरे व्यूअर को प्रॉमिस किया है कि गंडमूल के ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। आप कमेंट सेक्शन खोल के देखेंगे, इतने लोगों ने कहा है कि गुरुजी हम जानना चाहते हैं, हमें भी जानना है, क्योंकि बड़ा भयभीत ज्योतिषियों ने और पंडितों ने कर रखा है गंडमूल में पैदा हुए बच्चों को लेकर। बिल्कुल भयभीत होने की जरूरत नहीं है, वो असाधारण बच्चे हैं, विश्व में वो नाम कमाएंगे। पैदा होते ही गुरुजी पूजा पाठ करानी पड़ती है शांति के लिए। वो इसलिए आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर को बुलाना ही पड़ता है। हाँ। बस इतना ही है, बाकी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। यद्यपि स्वास्थ्य में परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती है, हम ध्यान रखेंगे। हमें पता चल जाए ये चीज हमारी खराब है तो हम ध्यान रखेंगे ना। लेकिन फिर यही व्यक्ति इतिहास रचते हैं। तो मैं चलिए शीघ्र ही एक एपिसोड गंडमूल का ही बनाऊंगा कि इतिहास किन्होंने रचा इन नक्षत्रों वालों में। आश्लेषा स्वामी बुध। चमत्कार ये है, हर प्रारंभ और अंत केतु और बुध पे ही होगा। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु और आश्लेषा का स्वामी बुध। यानी पहला और नवा केतु और बुध, 10वां और 19वां फिर केतु और बुध, 20वां और 27वां फिर केतु और रेवती बुध।
वो ही सीरियल चल वो रहा है। केतु बुध के बीच में है सब। हाँ जब गणमूल की बात करूंगा तो इस सीक्रेट पे भी चर्चा करूंगा। ठीक एक अलग टॉपिक पे किसी ने बोला नहीं है, ये बड़ा अद्भुत टॉपिक होगा। जी। चलिए, आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के 4 स्टेप हैं, इसके अंदर 4 चरण है, और ये फिर गुरु शनि, शनि और गुरु, भगवान रामचंद्र जी का कर्क राशि है। गुरु शनि, गुरु शनि। गुरु जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु मिले उन्हें, और शनि वैराग्य, जंगल, साधनाएं, नंगे पैर जाना, तड़प, और पत्नी के ऐश्वर्य के लिए, उनके मान सम्मान के लिए रावण जैसी की ईंट से ईंट बजा दी है। कर्क राशि, आश्लेषा नक्षत्र। तो ये देखिए, ये नक्षत्रों में कितना कुछ छिपा हुआ है, और हमारे ही कर्म, हमारा जो पेन ड्राइव है वो लेके आ जाएगा। अब पेन ड्राइव को लगाना कहाँ है? किसी सही कंप्यूटर पे लगाना है, ठीक बात। और चार्ज भी हो तो रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। हाँ। अब इसका देवता सर्प है, आश्लेषा का देवता सर्प है। वो जो काल सर्प की हम बातें करते हैं ना, इसके देवता सर्प है, यानी विष है भैया मेरे पास। लेकिन मैं बहुत सी बीमारियों का इलाज हूं। बहुत सी बीमारियों का इलाज विष से ही होता है। विष का काटा विष से ही ठीक होता है। ठीक बात। यूं ही शिव जी सर्प को गले में नहीं डालते। हाँ। सर्प की भांति भयंकर फुंकारते हैं आश्लेषा नक्षत्र। फुंकारना, उनके शब्दों की गति तेज होती है। नहीं, मैं बोला ये था, तुम्हारी बात ही समझा। फुंकारने, और शब्दों के बीच में सांस लेना बार बार, फुंकार जैसी स्थितियां, सर्प इसका देवता है। क्रोध नाक पर रखा है, तुरंत उत्तेजित हो जाएंगे। नहीं, तो आप पहचान लें, आश्लेषा नक्षत्र तो नहीं है, इनकी कर्क राशि तो नहीं है, और कहीं ये तो नहीं है। ये मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट दे रहा हूं कि व्यवहार से हम पता लगा लें। अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ प्रॉपर नहीं है, तो नक्षत्र का तो हमें पता चली जाएगा, और फिर नवतारा का तो हमें पता चली गया कौन मित्र है कौन शत्रु है। इनकी आंखें थोड़ी छोटी होती है, और आंखों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये घूर के देख रहे हैं, भीतर तक देख रहे हैं, और कभी कभी आपको भय लगेगा। थोड़ी खतरनाक आंखें जैसी भी होती है। क्रूर, कठोर आचरण, पर दोस्तों के दोस्त होते हैं, मिल बांट के खा भी लेते हैं। कौओं की खास बात है, कहीं कुछ हो तो काव काव करेंगे, 100 कौवे बुलाएंगे, अब इकट्ठे बैठ के खाएंगे। हाँ। ये खूबी भी है। दूसरों को सताने में मजा आता है। अगर इन्हें लगे इसने गलत काम किया है तो इन्हें सताने में मजा आता है। कामुक तो होते ही हैं। तामसिक भोजन बहुत प्रिय होता है। अब तामसिक भोजन में सारी बातें आ गई। रुका वो गर्म भोजन नहीं खाएंगे, थोड़ा ठंडा करके खाएंगे, ठंडे को फिर गर्म करके खाएंगे, रुक के खाएंगे, जिससे तमस पैदा हो। उन चीजों का भोजन ज्यादा होगा। एक खास बात है इनमें, जिससे पकड़ जाते हैं, धोखा दे देते हैं, स्वार्थी होते हैं, एहसान फरामोश होते हैं। बच के रहना चाहिए। तो भाई सब बच के रहिएगा। हाँ। अब कर्क राशि में यहां पर 4 नंबर में गुरु उच्च के हैं और मंगल नीच के। तो देवी नवतारा ज्योतिष के कार्यक्रम के अंतर्गत पहला जो सत्र है, हमने 9 नक्षत्रों का यानी कर्क राशि तक पूरा कर लिया। इसके बाद मघा नक्षत्र जो कि गंडमूल का है, और वो भी सिंह राशि है। सिंह राशि है और गंडमूल है, कर्क राशि है और गंडमूल है। अब देखिए, सूर्य जो राजा है वो भी गंडमूल में है, और रानी जो गंडमूल में है, चंद्रमा कर्क राशि जो है, जो रानी है, वो भी गंडमूल में है। वो खुद ही संकटों में है। राजा और रानी का क्या पता है। आपकी कहानियों में एक था राजा एक थी रानी। ठीक बात। तो हमारे 9 नक्षत्र पूरे हुए। हाँ। थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। ठीक है बेटे, मुझे चाय मंगा दो अब, तू अगर आती है तो।